हाँ जी, तो देखो आज अपन एक नेक्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट में इसको अपन कहते हैं पीजीबीपी। पिछले लेक्चर में, बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में, आपने मुझसे ये सीखा था कि भाई इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन किस तरह से कंप्यूट करते हैं। इस चैप्टर में अपन ये सीखने जाएंगे कि भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में जो है आपकी इनकम किस तरह से निकाली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो बेसिकली मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, टोटल इनकम निकालने का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो ये रहा फॉर्मेट। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके अपन इधर जो है कितना अमाउंट डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो अपन ने समझ लिया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी अपन ने समझ लिया था। इस चैप्टर में अपने को ये समझना है कि भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन किस तरह से अपन जो है कंप्यूट करेंगे। अब जो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर है एंड बहुत ईजी है। ठीक है, आपने जो है बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर पीएनएल अकाउंट बना रखा है। आप जो है क्या करते हो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो। ठीक है, तो एक कंपनी है आरजी लिमिटेड। आरजी लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट अपन देख रहे हैं। देखो ये आपका क्या है, पीएनएल अकाउंट है। आरजी लिमिटेड ने सेल्स दिखा रखी है कितने की, 1000 की। परचेज दिखा रखे हैं 500 के। ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है मैं बात कर रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जो आप क्या करते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हो। ठीक है, तो देखो आपने क्या दिखा रखा है, सेल्स दिखा रखी है 1000 की, परचेज दिखा रखे हैं 500 का। आप जो है डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 रुपीज का। अच्छा, आपने क्या कर रखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है बुक कर रखे हैं कितने के, 100 के। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा भाई, 1000 का आपका सेल्स है। अच्छा, सेल्स में से आपने क्या करा, सारे के सारे खर्चों को लेस करा, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ गया 300 का। तो आप कह रहे हो, ठीक है ना, आप जो है कह रहे हो कि भाई आपका पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना है, 300 है, मतलब ये क्या है, आपकी इनकम है। तो आरजी लिमिटेड कंपनी क्या बोलती है, आरजी लिमिटेड कंपनी ये बोलती है कि भाई देखो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 300 है। फॉर एग्जाम्पल आरजी लिमिट पे टैक्स रेट लगती है 30%। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स कितना निकल के आएगा भाई, 300 का अगर मैं 30% करता हूं तो आरजी लिमिटेड बोलती है कि भाई देखो मेरा टैक्स बनता है 90 रुपीज का। अब सुनो, इनकम टैक्स बीच में आता है, इनकम टैक्स जो है बीच में आता है, और इनकम टैक्स आरजी लिमिटेड को ये कहता है कि भाई देखो आपने जो नेट प्रॉफिट निकाल रखा है एज पर कंपनीज एक्ट निकाल रखा है। इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला कि भाई आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है एज पर कंपनीज एक्ट निकाला है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट ने जो है आरजी लिमिटेड को ये कहा कि भाई जो भी आपका ये नेट प्रॉफिट है इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स बताते हैं, आप उन एडजस्टमेंट्स को करो। ठीक है ना, अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है कि भाई जो आपने ये नेट प्रॉफिट निकाला है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स बताते हैं। आप क्या करो, उन एडजस्टमेंट्स को करो। फिर जो आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकल के आएगा हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई देखो आपने क्या कर रखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस बुक कर रखे हैं 100 रुपीज के। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई देखो ये जो आपने 100 रुपीज का एक्सपेंस बुक कर रखा है ये हम आपको जो है अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ये वाला जो खर्चा है हम आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई देखो आपने दिखा रखा है अपना नेट प्रॉफिट कितना, 300 का। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई इस 300 के अंदर आपने क्या कर रखा है, 100 रुपीज का एक्सपेंस लेस कर रखा है, ये एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली 100 रुपीज का पर्सनल एक्सपेंस जो है क्या करोगे, एड बैक कर दोगे। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया, ये क्या हो गया अपना पहला एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, दूसरा एडजस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई देखो आपने जो 300 का नेट प्रॉफिट निकाला है इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है, और ये जो आपने डेप्रिसिएशन क्या निकाला है, ये जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है ये एज पर कंपनीज एक्ट करा है। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई देखो जो डेप्रिसिएशन है उसका तरीका हम आपको बताते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई देखो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डेप्रिसिएशन वो कितना निकल के आ रहा है, वो जो है निकल के आता है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का। तो सीधी सी बात यह है कि आपने क्या कर रखा है, 100 रुपीज का एक्सपेंस बुक कर रखा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई सिर्फ 50 रुपीज का डेप्रिसिएशन बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपीज का जो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है इधर जो है बुक कर रखा है उसको अपन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो देखो अपन ने क्या करा, 50 रुपीज का डेप्रिसिएशन क्या करा, एड बैक करा। तो बेसिकली अब आपका रिवाइज नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, अब आपका रिवाइज नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 450। तो मेरी बात सुनो, पहले आरजी लिमिटेड बोल रहा था कि भाई देखो मेरा नेट प्रॉफिट 300 है, मैं क्या करूंगा 300 पे टैक्स पे करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट बीच में आया, इनकम टैक्स एक्ट ने ये कहा कि भाई देखो आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है एज पर कंपनीज एक्ट निकाला है, आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो आपने अपने तरीके से निकाला है। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई देखो नेट प्रॉफिट जो है हम आपको तरीका बताते हैं। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई देखो नेट प्रॉफिट निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं, अब उस तरीके से क्या करो, नेट प्रॉफिट निकालो, फिर जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आप उस पर क्या करना, हमें टैक्स पे करना। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि भाई जो भी आपने नेट प्रॉफिट निकाला है उसको पकड़ लो, ठीक है ना, उसको जो है क्या करो एज अ बेस मान लो। अच्छा, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स कर दो जो अपन पीजीबीपी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई आप जो है क्या करो, नेट प्रॉफिट को पकड़ लो और फिर इसके अंदर आप क्या करो, कुछ एडजस्टमेंट्स कर दो। उसके अंदर क्या करो, कुछ एडजस्टमेंट्स कर दो जो अपन पीजीपी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, पहला एडजस्टमेंट क्या था कि भाई इनकम टैक्स बोलता है कि 100 रुपीज का हम आपको पर्सनल खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा, 100 रुपीज का जो खर्चा था उसको वापस क्या करा, एड बैक कर दिया। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, वो सिर्फ 50 रुपीज का है। आपने क्या कर रखा है, 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन बुक कर रखा है, मतलब 50 रुपीज का एक्सेस बुक कर रखा है। तो अपने क्या करा, 50 रुपीज का एक्सेस डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया।
तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई जो डेप्रिसिएशन है हम आपको तरीका बताएंगे, इनकम टैक्स एक्ट में जो है हम आपको तरीका बताएंगे, आप क्या करो उस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालो। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो तरीका था उसके बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन निकल के आता है 50 रुपीज का। आपने बुक कर रखा है कितने का, 100 रुपीज का, मतलब आपने 50 रुपीज एक्सेस बुक कर रखा है, तो हमने क्या करा 50 रुपीज से जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया। तो अपना रिवाइज नेट प्रॉफिट निकल के आया 450, इस 450 का 30% कितना बनता है 135। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि भाई देखो हमें क्या करो 135 रुपीज का टैक्स पे करो। तो पहले जो है आपका टैक्स कितना बना था 90 रुपीज बन रहा था। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई देखो जो आपने ये टैक्स निकाला है ना इसको जो है बेसिकली हम रद्द करते हैं। हमें ये चीज नहीं समझती है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई हम आपको तरीका बताते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं कि भाई आप जो है नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो जो आपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकाल रखा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। अच्छा, जो आपका ये रिवाइज नेट प्रॉफिट निकल के आएगा इस पर अपन टैक्स रेट अप्लाई करके क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो पीजीपी चैप्टर में, तो पीजीपी चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि भाई आपको जो है कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, आपको पूरा लॉजिक समझ में आया कि भाई जो अपन पीजीपी की इनकम है वो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, डन है, आ जाओ देखो। अब अपन चालू करते हैं चैप्टर अपना। देखो क्या दे रखा है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। पहला टॉपिक क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। मतलब बेसिकली जो आपका ये हेड है, भाई मैंने आपको 5 हेड ऑफ इनकम बताए थे, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीपी हो गया, कैप गेन्स हो गया, आईएफओस हो गया। तो कौन कौन सी इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे आपको कोई इनकम हुई है तो उसकी इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, जो आपका पीजीपी हेड है उसके अंदर टैक्सेबल करी जाएगी। बात समझाई। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, सबसे पहला अपन टॉपिक करने जा रहे हैं एडमिसेबल डिडक्शंस। मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो है कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ करता है। मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, कोई रेंट पे करा है, रेट्स पे करे हैं, टैक्सेस पे करा है, या फिर बिल्डिंग का रिपेयर एंड इंश्योरेंस कराया है, तो वो वाला खर्चा आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। क्या मतलब है समझना। देखो अपन समझते हैं, ये अपना पीएनएल अकाउंट है, ठीक है ना। आपका सेल्स है कितने का, 1000 का। अच्छा, आपका परचेज कितने का है, 500 का है। आपका डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी से कितना है, 100 है। आपने पर्सनल एक्सपेंस बुक कर रखा है कितने का, 100 का। अच्छा, आपने क्या कर रखा है, बिल्डिंग का कोई रेंट पे करा है। आपने क्या करा है, बिल्डिंग का कोई रेंट पे करा है, ठीक है ना, कितने का, 50 रुपीज का। बिल्डिंग का रेंट पे करा आपने 50 रुपीज का। आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 250 का। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई जो आप कंपनी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसके अंदर अपने को कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट अपने को करने को बोलता है। अब सुनो मेरी बात, अपन पढ़ रहे हैं, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि भाई अगर आप क्या हो, बिल्डिंग में जो है आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और वो बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है। मतलब आप क्या हो, टेनेंट हो। आप क्या हो, टेनेंट हो, किराएदार हो। तो जो भी आप रेंट पे करते हो, जो भी आप क्या करते हो, रेंट पे करते हो, या फिर जो भी आप बिल्डिंग में रिपेयर का खर्चा कराते हो, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अपन जो है क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का रेंट कितना है, 50 रुपीज है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पीएनएल बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया, और आपने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, 250 दिखाया। अब मेरी बात सुनो, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जो है नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अपने करा 250 का जो है नेट प्रॉफिट पकड़ा, 250 का अपने क्या करा, नेट प्रॉफिट पकड़ा। अच्छा, ये वाले दोनों एडजस्टमेंट तो मैंने आपको सिखा दिए, ये वाले दोनों एडजस्टमेंट तो मैंने क्या करा, आपको सिखा दिया। अब सुनो मेरी बात, जो आपने क्या कर रखा है, ये रेंट फॉर बिल्डिंग, मतलब जो आपने ये 50 रुपीज का एक्सपेंस क्लेम कर रखा है, क्या मुझे इसका इधर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या। आप मुझे सोच के बताओ कि भाई क्या मुझे इसका इधर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या। सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि भाई अगर आपने बिल्डिंग के लिए कोई रेंट पे करा है वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आप नेट प्रॉफिट निकालते समय उस खर्चे को क्या कर सकते हो, एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपने 50 रुपीज का जो है खर्चा क्या कर रखा है, 50 रुपीज का खर्चा क्लेम कर रखा है। 50 रुपीज का एक्सपेंस बुक करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 250 निकल के आ रहा है। मतलब आपने क्या कर रखा है, 50 रुपीज का एक्सपेंस क्लेम कर रखा है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि भाई ये वाला खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो क्या मुझे इस रेंट के रिस्पेक्ट में, इस रेंट फॉर बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या, कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 250 का जो नेट प्रॉफिट है उसको निकालते समय आपने क्या कर रखा है, 50 रुपीज ऑलरेडी लेस कर रखे हैं। इनकम टैक्स भी बोलता है कि भाई ठीक है लेस कर सकते हो। तो इधर मुझे जो है रेंट फॉर बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी अमाउंट जो है लेस करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ करे जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप टेनेंट हो तो जो भी आपने रेंट पे करा है, ठीक है ना, जो भी आपने रेंट पे करा है या फिर जो भी आपने रिपेयर का खर्चा करा है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से देखो क्या बोल रहा है कि लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ प्रीमाइसेस यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कोई बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या करा है, कोई म्युनिसिपल टैक्स पे करा है या फिर कोई लैंड रेवेन्यू पे करा है सरकार को, या फिर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, तो वो सारा खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई सेसेस, रेट्स एंड टैक्सेस लिवाइड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट आर आल्सो अलाउड। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, आपका जो बिजनेस है वो क्या है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्रांच है, आपकी कोई ब्रांच है फॉरेन कंट्री में। अच्छा, वो जो ब्रांच है फॉरेन कंट्री में उसमें भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, फॉरेन कंट्री में जो आपकी ब्रांच है, ठीक है ना, तो फॉरेन गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉर एग्जांपल उस प्रीमाइसेस के रिस्पेक्ट में कोई क्या ले लिया आपसे, रेट्स या टैक्सेस ले लिया, तो वो भी खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझना,
आप जो है क्या कर रहे हो, एक बिल्डिंग के अंदर बिजनेस कर रहे हो और आप उस बिल्डिंग के ओनर हो, आप उस क्या हो, बिल्डिंग के ओनर हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, कोई रिपेयर का खर्चा करा है, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कोई रिपेयर का खर्चा करा है, तो वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, इन लोगों ने कहा कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल नेचर। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आप क्या करते हो, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करते हो तो क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, आपने अकाउंट से पढ़ रखा है। अच्छा, फिर उस पर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बेसिकली खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया जाता है एंड फिर आपको एसेट पे क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या हो, बिल्डिंग के ओनर हो, अगर आप क्या हो, बिल्डिंग के ओनर हो, तो बेसिकली जो भी आपका बिल्डिंग का कॉस्ट है उस पर आपको हम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। उस पर अपन क्या करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन देंगे। उस पर हम क्या करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन देंगे। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आपने कोई रिपेयर का खर्चा कराया है एंड रिपेयर का खर्चा कैपिटल नेचर का है, तो बेसिकली वो उस पर हम आपको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। उस पर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, आगे देखो, इन लोगों ने एक और चीज कही, कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टेनेंट ऑन अ बिल्डिंग टेकन ऑन लीज will be treated as deemed building of the tenant SSE and depreciation will be allowed on the deemed building to the tenant SSE। क्या मतलब है समझना, भाई मैंने क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, आपने क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग को जो है किराए पे ले रखा है। सीधी सी बात है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में जो भी आप रेंट पे करोगे वो खर्चा आपको क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग की जो छत है ना, इस बिल्डिंग की जो छत है वो खराब हो गई थी, आपने मालिक को ये बोला, इस बिल्डिंग के ओनर को ये बोला कि भाई छत को रिपेयर करा दो। मालिक ने बोला कि भाई देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो कराना है कराओ। तो आपने क्या करा, एज ए टेनेंट, आप क्या हो, टेनेंट हो, आपने क्या करा, एज अ टेनेंट जो है इसकी छत को रिपेयर करा दिया। इसकी छत को क्या करा, रिपेयर करा दिया, मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा करा। फॉर एग्जांपल आपने करा, छत को रिपेयर करने के लिए 10 लाख रुपीज का क्या करा, खर्चा क्या करा, इनकर कर दिया। तो बेसिकली अपना जो प्रोविजन है, वो ये कहता है कि भाई अगर आप क्या हो, किसी बिल्डिंग के टेनेंट हो, मतलब किराएदार हो, एंड इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आपने क्या करा है, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करा है, तो बेसिकली ये जो 10 लाख रुपीज का आपने जो खर्चा करा है, इसको आप क्या कर सकते हो, इस पे जो है आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इसको जो है करंट ईयर में पूरा का पूरा खर्चा अलाउ नहीं करना, ठीक है ना। इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई जो आपने ये 10 लाख का खर्चा कराया ना, इसको हम आपको करंट ईयर में पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको जो है ओवर द ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हो, एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। पढ़ो देखो, ये लोगों ने वही चीज कही कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टेनेंट ऑन द बिल्डिंग टेकन ऑन लीज विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग ऑफ द टेनेंट एसएससी। मतलब ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख रुपीज है, जो किराएदार है, ये जो 10 लाख रुपीज है किराएदार का बिल्डिंग माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जो किराएदार है इसको 10 लाख रुपीज का क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है, किस रेट से मिलता है, ये भी अपन थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी आपने मुझसे ये समझा कि भाई बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपको अलाउ करी जाती है। तो अगर आप क्या हो, किराएदार हो, तो जितना भी आपने रेंट पे करा है या फिर जो भी आपने रिपेयर का खर्चा करा है वो आपको अलाउ कर दिया जाता है। अगर आप ओनर हो तो सीधी सी बात ये कि भाई अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो तो जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट है उस पर तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उस पर क्या मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई रिपेयर का खर्चा कराया तो वो आप क्या कर सकते हो, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। ये लोगों ने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स में अपन कैपिटल नेचर का खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आपने कोई रिपेयर का खर्चा कराया जो कैपिटल नेचर का है, तो वो क्या होगा, आपकी जो है कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर क्या कर पाओगे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। तो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से खर्चे आपको जो है अलाउ कर दिए जाते हैं। उसमें अपन ने पहला पढ़ा कि बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा आपको रेवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउ करा जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, कि भाई जब भी आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट क्या करते हो, निकालते हो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, जब आप नेट प्रॉफिट क्या करते हो, निकालते हो, तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि ये वाले खर्चे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर आपने क्या कर रखे हैं ऑलरेडी, ये वाले खर्चे अगर आपने क्या कर रखे हैं ऑलरेडी बेसिकली लेस कर रखे हैं नेट प्रॉफिट को निकालते समय, तो आपको जो है इधर कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी अपन ने ये देखा कि भाई आपका जो बिल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में जो है जो भी आपने रेंट पे करा है, जो भी आपने रिपेयर का खर्चा कराया है या फिर जो भी आपने इंश्योरेंस का पेमेंट करा है, वो सारा का सारा खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है। मतलब अगर आपने क्या कर रखा है, खर्चा ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो आपको जो है फर्दर कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डन है। तो सिंपल सा काम क्या है अपना, सिंपल सा काम ये है, पीजीपी चैप्टर में अपना सिंपल सा काम ये है कि भाई आप ये देखोगे कि भाई जो आपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पीनल अकाउंट बनाया था उसमें आपका नेट प्रॉफिट क्या रहा था, उसको पकड़ लेना, फिर अपन क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स कर देंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे इस नेट प्रॉफिट में। अच्छा, जो आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा, ये वाला जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, इस पे आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है, बात समझ में आई। तो ये जो आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा, ये आपका जो है इनकम फ्रॉम पीजीबी बनेगा। मतलब जो अपने टेबल देखा था ना, उसके अंदर जो पीजीबी वाला हेड है उसके अंदर जो है इतना जो इनकम है वो आपका शो होगा, बात समझ में आई। तो यहां पर अपन ने देखा कि भी रेंट फॉर बिल्डिंग का खर्चा आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा था, तो क्या मुझे कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्या कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है अलाउड है, आपने भी क्या कर रखा है, क्लेम कर रखा है। इनकम टैक्स बोलता है कि भाई आप जो है खर्चा क्लेम कर सकते हो, आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो अपने को कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई आपने क्या कर रखा है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर पे कोई रिपेयर का खर्चा कराया है, या फिर जो है प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर का आपने इंश्योरेंस लिया है। अब सुनो मेरी बात, इन लोगों ने कहा कि भाई इफ इनकर्ड बाय द टेनेंट देन अलाउड। भाई कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई फर्नीचर किराए पे ले रखा है। अब सीधी सी बात ये है
कि भाई अगर मैंने कोई रिपेयर का खर्चा कराया है या फिर कोई मैंने इंश्योरेंस, अगर मैंने कोई रिपेयर का खर्चा कराया है या फिर मैंने कोई इंश्योरेंस क्या करा है, इंश्योरेंस जो है बेसिकली खरीदा है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो मुझे अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली कि नो डिडक्शन ऑफ एसेट्स विच आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी एसेट को जो है आप अपने बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे, तो क्या उसका खर्चा आपको क्लेम करना होगा? क्या उसका खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे? बहुत लॉजिकल है। तो इनकम टैक्स एक्ट में वही खर्चे आपको अलाउ करे जाएंगे, ठीक है ना, वही खर्चे आपको अलाउ करे जाएंगे जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है। जो आपके खर्चे बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं, तो वो खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बात समझ आई? अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई जो आपका रिपेयर का खर्चा है वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि भाई अगर कोई खर्चा कैपिटल नेचर का है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। भाई अकाउंट्स में आप पढ़ते हो कि भाई कैपिटल नेचर के खर्चे पे आपको क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई खर्चा आपको ओवर द पीरियड क्या करा जाता है? अलाउ करा जाता है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट या रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है भाई, अगर आपने क्या कराया है, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर का बेसिकली रिप्लेसमेंट कराया है या फिर रिकंस्ट्रक्शन कराया है, तो उस पर अगेन क्या मिलेगा? आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो क्या बोल रहा है ये कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है ना, विच विल इंडेमनीफाई एंड इंश्योर इट्स मेंबर्स अगेंस्ट द लॉस शेल बी अलाउड इवन इफ पार्ट ऑफ इट इज रिफंडेबल। क्या मतलब है समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है, ठीक है ना, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है जिसके बहुत सारे क्या है? मेंबर्स हैं। अब मेरी बात सुनो, ए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अच्छा, ए ने क्या करा? अपने बिजनेस की जो कोई प्लांट मशीनरी है ना, उसका इंश्योरेंस इस एसोसिएशन से करवा लिया। अब मेरी बात सुनो, इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मशीनरी में आग लग जाती है, फिर मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? बेसिकली कंपेंसेशन पे करेगी। बात समझ आई? अब सुनो, पॉइंट अपने को ये कह रहा है कि भाई एसोसिएशन के मेंबर ने, भाई ए बी सी क्या है? एसोसिएशन के मेंबर है। एसोसिएशन के मेंबर ने क्या करा है? एसोसिएशन से कोई इंश्योरेंस कराया है। तो बेसिकली सीधी सी बात यह है कि अगर ए ने क्या करा है? एसोसिएशन से कोई इंश्योरेंस कराया है, तो ए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा होगा। तो बेसिकली अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई ए ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो ए को अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, जो आपने क्या करा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, हो सकता है कि भाई एसोसिएशन ने जब क्या करा? ए को इंश्योरेंस दिया, हो सकता है कि भाई एसोसिएशन ने जब क्या करा? ए को इंश्योरेंस का करा, बेचा, तो उस केस में जो है एसोसिएशन ने ये दिया था, एसोसिएशन ने जो है ए को ये कह दिया था कि देख ए, अगर तेरी मशीन डिस्ट्रॉय होती है तो मैं तुझे कंपेंसेशन दूंगी, मैं तुझे कंपेंसेशन दूंगी, एंड तेरा जो तूने जो हमें क्या कर था? प्रीमियम पे करा था ना, वो भी रिफंड कर दूंगी। तो हो सकता है कि भाई ए और एसोसिएशन के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हो रखा है जिसमें ए क्या कर रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। एसोसिएशन ने ये कहा कि भाई देख तेरी मशीनरी अगर डिस्ट्रॉय होती है तो मैं तुझे कंपेंसेशन तो दूंगी ही, इसके अलावा जितना भी तूने मुझे प्रीमियम पे करा है वो भी मैं तुझे क्या कर दूंगी? रिफंड कर दूंगी। तो अपना इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि भाई देखो, ए ने क्या करा है? जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो ए को अलाउ कर दिया जाएगा, ए को जो है एज ए एक्सपेंस क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा, इवन इफ पार्ट ऑफ इट इज रिफंडेबल। बात समझ आई? आप पढ़ सकते हो। देखो, इन लोगों ने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड एसोसिएशन, भाई ए ने क्या करा है? एसोसिएशन को कोई क्या करा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ठीक है ना, विच विल इंडेमनीफाई एंड इंश्योर इट्स मेंबर अगेंस्ट द लॉस। मतलब सीधी सी बात है कि भाई ए ने एसोसिएशन के साथ कोई इंश्योरेंस कराया है जिसमें ए को कंपेंसेशन मिलेगा अगर ए की मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली जो ए ने क्या करा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, वो ए को अलाउ कर दिया जाएगा। इन लोगों ने आगे एक चीज कही कि भाई इवन इफ पार्ट ऑफ इट इज रिफंडेबल। तो मैंने आपको ये बताया कि हो सकता है कि एसोसिएशन और ए के बीच में अग्रीमेंट हो रखा है कि भाई एसोसिएशन ने ये कहा कि भाई अगर तेरी मशीन डिस्ट्रॉय होती है तो हम तुझे पैसा तो देंगे ही, कंपेंसेशन तो देंगे ही, इसके अलावा जितना भी तूने हमें क्या करा था? प्रीमियम पे करा था, वो भी तुझे जो है क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। तो भले ही इंश्योरेंस प्रीमियम रिफंडेबल हो, भले ही इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो? रिफंडेबल हो, ए को जो है जो इंश्योरेंस प्रीमियम ए ने पे करा है, ए क्या कर सकता है? जो उसको जो है एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। डन है? अभी दो पॉइंट अपने को समझ में आ गए, ये दोनों पॉइंट अपने को समझ में आ गए कि भी जो आपका बिल्डिंग है, जो आपका प्लांट मशीनरी है और जो आपका फर्नीचर है, उस पर आपको कौन कौन से खर्चे अलाउ करे जाते हैं। अब अपन टॉपिक देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का। तो इस लेक्चर में अपन जो है पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन के टॉपिक को समझेंगे कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो है आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो। अब सुनो मेरी बात, कंपनीज एक्ट में जो है आप जो डेप्रिसिएशन निकालते हो उसका जो है इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में जो है आपने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा है, कंपनीज एक्ट में जो है आपने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा है। कंपनीज एक्ट में अलग अलग रेट्स दे रखी है, आप क्या करते हो? उन रेट्स को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन निकालते हो। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो है आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे बताए हुए मेथड से ही निकालना पड़ेगा। वो मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है, सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, डेप्रिसिएशन अपन जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो अपन समझने जा रहे हैं, ठीक है? तो मेरी बात बड़े ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन आपको किस में मिलेगा? डेप्रिशिएबल एसेट्स में मिलेगा। अच्छा, डेप्रिशिएबल एसेट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेंजिबल एसेट्स और एक हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स। ये तो बहुत लॉजिकल है भाई, जो आपके एसेट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेंजिबल है या फिर इंटेंजिबल है। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना,
इनकम टैक्स एक्ट में जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं उनको जो है 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा गया है। एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। तो मेरी बात सुनो, अगर आपकी कोई एसेट है जो बिल्डिंग है तो वो किस क्लास में आएगी? वो इस पर्टिकुलर क्लास में आ जाएगी। अगर आपका कोई फर्नीचर है तो किस क्लास में आ जाएगा? इस क्लास में आ जाएगा। अच्छा, बिल्डिंग और फर्नीचर के अलावा जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, पढ़ो देखो। इन लोगों ने कहा कि भाई दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होता है आपका टेंजिबल एसेट्स और एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। अब मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, मैंने आपको क्या बताया कि भाई टेंजिबल एसेट्स की जो है इनकम टैक्स के अंदर 3 कैटेगरी बनी हुई है। 3 ही कैटेगरी है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है। एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई बिल्डिंग और फर्नीचर के अलावा जो भी आपके एसेट्स हैं उन सबको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? उस सबको जो है अपन टेक्निकली इनकम टैक्स एक्ट में बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कंप्यूटर है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको जो है प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल शिप है, अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल शिप है, वो आपका क्या है? एसेट है, ठीक है ना। तो बेसिकली शिप फर्नीचर नहीं है, शिप जो है बिल्डिंग नहीं है, तो शिप को अपन क्या बोलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि भाई आपका कोई मोटर कार है, आपके पास कोई मोटर कार है, तो मोटर कार को क्या बोला जाएगा? मोटर कार को जो है प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल सी ये बात बताई कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो टेंजिबल एसेट्स है उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा गया है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो जो भी आपके एसेट हैं जो बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है, उसको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? उसको अपन टेक्निकली बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी। पढ़ो देखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई व्हीकल है, तो उसको इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलेंगे अपन? उसको जो है इनकम टैक्स एक्ट में अपन प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। कोई बुक्स हो गया, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गया, कोई शिप हो गया या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको क्या कहा जाएगा? उसको जो है प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको ये देखनी है। मैंने आपको ये बताया कि भाई जैसे आपके पास कोई कार है, जैसे आपके पास क्या है? कोई कार है। अब सवाल ये आता है कि भाई कार जो है कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? तो सीधी सी बात है, कार क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। अब टेंजिबल एसेट्स में भी 3 कैटेगरी है, एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। तो बेसिकली कार जो है, कार बिल्डिंग नहीं है, कार कोई फर्नीचर नहीं है, तो सिर्फ बेसिकली कार क्या मानी जाएगी? कार जो है प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। तो आपको 3 कैटेगरी समझ में आ गई ना भाई? जो आपका टेंजिबल एसेट्स है उसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, जो भी आपके एसेट्स हैं जो बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है उसको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भाई कार हो गया, बुक्स हो गई, मोटर कार हो गया, मोटर व्हीकल हो गई, शिप्स हो गया, ठीक है ना, साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गए, कोई भी एपरेटस हो गया, सबको क्या कहा जाएगा? टेक्निकली प्लांट एंड मशीनरी ही कहा जाएगा। अब अपन ये देखने जा रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है कि भाई किस रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो अभी अपन जो है थोड़ी देर में समझेंगे। अभी अपन बस इतना सा देखने जा रहे हैं कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तो देखो सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि भाई फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पे आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 10% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखो इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो आपका फर्नीचर फिटिंग्स है उससे आपको कितना मिलेगा? 10% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी? बिल्डिंग की बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी? बिल्डिंग की बात करेंगे। तो देखो बिल्डिंग में इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपकी कोई बिल्डिंग है जो आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई एसेट है जो बिल्डिंग है, उसमें आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, तो उस पर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? उस पर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 10%। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं जो है एक कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा, कंपनी ने क्या कर रखे हैं? कंपनी ने जो है बेसिकली 2-3 गेस्ट हाउस खरीद रखे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो बेसिकली गेस्ट हाउस क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा, तो अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उस केस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 5% का। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि बिल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस। इसका मतलब क्या है कि भाई रोहन का एक होटल है, रोहन का क्या है? एक होटल है। अब मुझे बताओ कि भाई होटल क्या है? बिल्डिंग है। होटल क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा, होटल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है, मतलब बेसिकली अपन उसके अंदर रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई जो मेरा होटल है उसमें 5% डेप्रिसिएशन लगे या फिर 10% डेप्रिसिएशन लगे। तो सीधी सी बात है, जो मेरी बिल्डिंग है, जो मेरा होटल है वो क्या है? एक बिल्डिंग है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए काम आ रही है। लेकिन उसके अंदर क्या है? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। भाई होटल मेरा क्या है? होटल के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा काम ही क्या है कि भाई मैं क्या करता हूँ? मैं जो है बेसिकली रूम को किराए पे देता हूँ। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आपका कोई होटल है या फिर कोई बोर्डिंग हाउसेज है तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि भाई वो बिल्डिंग है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उस पर क्या होगा? 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ आ रही है ना? तो अगर कोई बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 10%। अगर कोई बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर बेसिकली आप रहते हो, कोई भी रहता है, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस का मतलब क्या है कि भाई उसमें जो है आप रहते हो। तो बेसिक मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी के पास कोई गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के अंदर कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं, तो जो बिल्डिंग है उसके अंदर बेसिकली रेसिडेंशियल पर्पस का काम हो रहा है, तो उस बिल्डिंग पे कंपनी कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है? 5% का। लेकिन मैंने आपको ये बताया
कि भाई इसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, क्योंकि जो आपके होटल्स हैं, जो आपके बोर्डिंग हाउसेज है, वो तो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब सुनो मेरी बात, इन लोगों ने कहा कि प्योरली प्योरली टेम्पररी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स, क्या मतलब है समझना, भाई आप एक बिल्डर हो, आप एक बिल्डर हो, आपको क्या करना है, आपको जो है फॉर एग्जांपल सरकार के लिए एक बिल्डिंग बना के देनी है। अच्छा, सरकार के लिए बिल्डिंग बना के देनी है और 6 महीने का समय लगेगा। भाई बिल्डिंग जो है इतनी आसानी से तो बनती नहीं है, 6 महीने का समय लगेगा। अब मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने क्या करा, इस बिल्डिंग के पास क्या करा, छोटा सा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो 6 महीने के लिए क्या करेंगे, 6 महीने के लिए स्टे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बिल्डर हूँ, 6 महीने के लिए मुझे क्या करना है, 6 महीने तक जो है मुझे सरकार के लिए एक बिल्डिंग बनानी है, 6 महीने का समय लगेगा। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने क्या करा, बिल्डिंग के जस्ट बाजू में एक छोटा सा क्या करा, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप में बना दिया, कुछ भी छोटा सा झोपड़ी टाइप में मैंने कुछ भी बना दिया। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वर्कर्स, इसके अंदर जो है बेसिकली वर्कर्स 6 महीने के लिए क्या करेंगे, रहेंगे, जब तक कि ये बिल्डिंग रेडी नहीं हो जाती। तो बिल्डर ने क्या करा है, बिल्डर ने जो है बेसिकली एक बिल्डिंग बनाई है, लेकिन ये क्या है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने ये कहा कि भाई जो भी आपके ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आपके ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है, इस पर आप क्या कर सकते हो, 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। वेरी इजी। अब सुनो मेरी बात, ये लोगों ने एक और चीज कही कि भाई बिल्डिंग एक्वायर्ड, अगर आपने क्या करा है, बिल्डिंग को एक्वायर करा है ऑन और आफ्टर फर्स्ट ऑफ सितंबर 2002, तो अगर आपने क्या करा है, कोई बिल्डिंग को एक्वायर करा है फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो बेसिकली आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस ये है कि भाई आप क्या करते हो, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का काम करते हो, या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का आपका काम है। अच्छा, तो बेसिकली आपका बिजनेस किसका है, आपका बिजनेस है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अच्छा, वाटर सप्लाई या फिर वाटर को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, तो उसके लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए रहेगी। तो आपने क्या करा है, एक बिल्डिंग एक्वायर करी है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने का पर्पस क्या है कि भाई या तो आप क्या करोगे, वाटर को सप्लाई करोगे या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का काम करोगे। तो उस केस में जो ये आपकी बिल्डिंग है, इस पर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, इस पर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा 40% का। पढ़ो वापस, बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1st of September 2002 फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड विच इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग दिस प्लांट एंड मशीनरी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि भाई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का आपका काम है, ठीक है ना। आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर करी है, उस बिल्डिंग के अंदर क्या करोगे, प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करोगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस। तो उस केस में इस बिल्डिंग पे आपको क्या मिलेगा, 40% का डेप्रिसिएशन आपको दे दिया जाएगा। बात समझाई। तो अभी अपन ये पढ़ा कि भाई जो आपका बिल्डिंग है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा वो अपन ने समझ लिया, फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा वो अपन ने समझ लिया। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स पे जो है आपका 25% का क्या लगता है, 25% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई डेप्रिसिएबल एसेट दो तरह के हो सकते हैं, तो टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट पे 25% का डेप्रिसिएशन लगेगा। टेंजिबल एसेट्स में 3 कैटेगरी है, एक है आपका बिल्डिंग, एक है आपका फर्नीचर और एक है प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का अपन ने पूरा समझ लिया, फर्नीचर का मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या मिलेगा, 10% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब अपने को ये समझना है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी में जो है आपको प्लांट एंड मशीनरी में आपको किस रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। आ जाओ देखो, प्लांट एंड मशीनरी में आपको जो है किस रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा वो समझते हैं अपन। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपकी कोई मोटर कार है तो उस पर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 15% का। अच्छा, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई मोटर बस, मोटर लॉरी या मोटर टैक्सी जिसको आप यूज करते हो इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब बेसिकली आप जो है टैक्सी को किराए पे देने का काम करते हो, तो उस केस में जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% का। तो अगर आपकी कोई सिंपल मोटर कार है तो उस पर 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही क्या है कि भाई आप जो है गाड़ी को किराए पे देते हो, तो उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 30% का। बात समझ में आई। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज हो रही है, तो उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, 30% का। अच्छा, इन लोगों ने कहा मोल्ड्स यूज इन रबर या फिर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री। तो बेसिकली मोल्ड्स जो है, जो आप क्या करते हो, रबर या प्लास्टिक गुड फैक्ट्री में यूज करते हो, उन पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, 30% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, फिर देखो, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपकी कोई बुक्स है या फिर आपका एरोप्लेन हो गया या फिर एरो इंजन हो गया, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट या फिर विंडमिल हो गया या फिर स्पेसिफिकली डिजाइंड आपके डिवाइसेस हो गए, रेन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर देखो, कंटेनर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक जिसको आप क्या कर रहे हो, एज अ रिफिल यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर एसेसरीज सच एज यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। फिर देखो, एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी सिस्टम, इन सब पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 40% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझ में आई। तो मोटर कार पे मिलेगा 15% का, लेकिन अगर आप मोटर कार को किराए पे देने का काम करते हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 30% का। ठीक है। अच्छा, कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो या फिर
आपका जो मोल्ड्स है जिसको आप रबड़ या प्लास्टिक गुड फैक्ट्री में यूज कर रहे हो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 30% का। इन सारे एसेट्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 40% का। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप कोई मोटर कार खरीदते हो तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 15% का होगा। सरकार ने ये कहा, अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर कोई एसएससी क्या करता है, मोटर कार को खरीदता है ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई मोटर कार खरीदी है ना, जो है आप उसको यूज करना भी चालू कर दिया है ना, आपने उसको यूज करना भी चालू कर दिया है। अच्छा, तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है, कोई मोटर कार खरीदी है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आपने जो है उसको यूज करना भी चालू कर दिया है, मतलब बेसिकली 31 मार्च 2020 से पहले जो है आपने उसको पुट टू यूज कर लिया, मतलब यूज करना भी चालू कर दिया है। तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 15% से हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो मोटर कार का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, 15% होता है। लेकिन अगर आपने कोई मोटर कार खरीदी है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आपने जो है उसको ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 पुट टू यूज भी कर लिया है, मतलब बेसिकली आपने उसको यूज करना भी चालू कर दिया है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, 15% से बढ़ा देंगे। अच्छा, मेरी बात सुनना, जो सेकंड पॉइंट में मोटर कार है उस पर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है, 30% होता है। तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने क्या करा है, कोई मोटर कार खरीदी है, कोई टैक्सी खरीदी है, विच विल बी यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब आप क्या करोगे, उसको जो है किराए पे देने का काम करते हो, तो उस केस में वैसे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, 30% होता है। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई जो सेकंड पॉइंट वाली आपने मोटर कार है, जो सेकंड पॉइंट वाली मोटर कार है, मतलब कोई ऐसी मोटर कार है जिसको आप क्या करोगे, किराए पे दोगे, तो कोई ऐसी मोटर कार जिसको आप क्या करोगे, किराए पे दोगे, एंड अगर आपने ये वाली मोटर कार इस दौरान मतलब इस पीरियड में क्या करिए, परचेस करी है, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में परचेस करी है एंड पुट टू यूज कर लिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2030, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एडिशनल 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो, पॉइंट नंबर 2 में आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 30% था। पॉइंट नंबर 2 में आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था वो 30% था। तो बेसिकली 30 को हमने क्या करा, 15 से इंक्रीज कर दिया, तो 30 को हमने क्या करा, 15 से इंक्रीज कर दिया, तो 30 प्लस 15 कितना होता है, 45% होता है। देखो ये रहा 45%। तो आपको लॉजिकली बात समझ आई, सिंपल सा फंडा ये है भाई, मोटर कार पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% का, लेकिन अगर आप मोटर कार को यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर, तो उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, 30% होता है। क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 15% और 30%। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आपने ये वाली मोटर कार इस दौरान खरीदी है एंड 31 मार्च 2020 से पहले उसको यूज करना भी चालू कर दिया है, तो जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, 15% से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने ये वाली मोटर कार इस दौरान खरीदी है एंड आपने क्या करा है, उसको 31 मार्च 2020 से पहले उसको यूज करना भी चालू कर दिया है, तो अगेन जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, 15% से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये वाला पॉइंट आया क्यों, भाई ये वाला पॉइंट आया ही क्यों, तो उसका लॉजिक इतना सा है कि भाई इस दौरान पे, ठीक है ना, इस समय में जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्या करना था, ऑटो सेक्टर को प्रमोट करना था। क्या करना था, ऑटो सेक्टर को प्रमोट करना था, मतलब व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना था। तो व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या करा, व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, व्हीकल्स को परचेस करते हो, भाई व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का तरीका क्या है, व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि भाई व्हीकल इंडस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। अच्छा, तो बेसिकली सरकार ने क्या करा, इंसेंटिव दिया बिजनेसमैन को, सरकार ने जो है बिजनेसमैन को क्या करा, इंसेंटिव दिया और ये कहा कि भाई आप क्या करो, मोटर कार खरीदो, ठीक है ना, मोटर कार खरीदो, मोटर व्हीकल खरीदो। अच्छा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो बेसिकली जो आपकी व्हीकल इंडस्ट्री वो ग्रो करेगी। अच्छा, तो सरकार ने जो है बेसिकली बिजनेसमैन को क्या इंसेंटिव दिया, सरकार ने जो है बिजनेसमैन को ये इंसेंटिव दिया कि भाई अगर आप क्या करते हो, इस दौरान कोई मोटर व्हीकल को परचेस करते हो तो हम आपको क्या करेंगे, ज्यादा डेप्रिसिएशन देंगे। तो बिजनेसमैन को क्या फायदा है, बिजनेसमैन को ये फायदा है कि भाई उसको एसेट मिल जाएगा। नंबर 2 फायदा ये कि वो ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि वो ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर पाएगा। इसका मतलब ये कि जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट कम निकल के आएगा, एंड अकॉर्डिंग उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा ये कि जो अपना बिजनेस है, जो अपना बेसिकली गवर्नमेंट है, उनको क्या करना था, उनको जो है बेसिकली व्हीकल्स को प्रमोट करना था, व्हीकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना था। तो बिजनेसमैन को इंसेंटिव दिया, और बिजनेसमैन को क्या इंसेंटिव दिया कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, 15% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ये एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेता है, तो आपको ये पीरियड ध्यान रखना है। अच्छा, पीरियड क्या है आपका, पीरियड है 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020। इस दौरान अगर आपने कोई मोटर कार खरीदी है तो उस केस में जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, 15% से इंक्रीज हो जाता है। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको बिल्डिंग करा दिया, मैंने आपको फर्नीचर करा दिया, प्लांट एंड मशीनरी में मैंने आपको करा दिया, कि भाई किस तरह से जो है आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब सुनना मेरी बात, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो ऊपर कहीं पे भी फॉल नहीं कर रही, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 15% का। तो प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट क्या है, 15% है। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो ऊपर कहीं पे भी फॉल नहीं कर रही, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है, 25% होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब मेरी बात सुनना, जो आपकी शिप्स हैं,
जो आपकी शिप्स हैं वो भी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी ही है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई बिल्डिंग और फर्नीचर के अलावा जो भी आपके एसेट है उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, उसको टेक्निकली जो है अपन प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं। तो ये जो आपकी शिप है ये भी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है। लेकिन जो आपका शिप है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है, 20% होता है। तो मैंने जो है शिप को फर्नीचर के नीचे इसलिए लिख रखा है, तो बेसिकली आप क्या कर पाओगे, इसको जो है आसानी से याद कर पाओगे 10-20 करके। बात समझ आई? तो जो आपका शिप है वो भी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी ही है। अच्छा, और शिप पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है, 20% होता है। लेकिन मैंने इसको जो है फर्नीचर के नीचे इसलिए लिख रखा है ताकि जो है इसको आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। बात समझ में आ गई? तो अभी तक अपन ने ये देखा कि भाई आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब आपका जो है डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा। अगर आप क्या करते हो, कोई एसेट खरीदते हो तो इनकम टैक्स एक्ट में किस रेट से डेप्रिसिएशन लोगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन जो है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन समझने जा रहे हैं। अब जो मेरी बात बड़े ध्यान समझना, बहुत मैं आपको जो है बेसिक कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ एंड बहुत जो है बेसिक से आपकी चीजें डेवलप करूंगा। कंपनीज एक्ट में आपने ये पढ़ रखा है कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आप दो तरीके से ले सकते हो। एक होता है आपका एसएलएम तरीका, एसएलएम मेथड से ले सकते हो, और एक होता है डब्ल्यूडीबी मेथड से। अच्छा, मुझे बताओ कि भाई एसएलएम मेथड में क्या होता है। एसएलएम मेथड में कंपनीज एक्ट में आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, एक्चुअल कॉस्ट को क्या करते हो, एक्चुअल कॉस्ट को जो है लाइफ ऑफ द एसेट से डिवाइड कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि भाई हर साल आपको कितना डेप्रिसिएशन लेना है। अच्छा, डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होता है भाई, डब्ल्यूडीबी मेथड में ये होता है कि भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आप क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। तो ये बेसिकली एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड आपने अकाउंट्स में सीख रखा है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर आप जो डेप्रिसिएशन है वो या तो एसएलएम मेथड से ले सकते हो या फिर डब्ल्यूडीबी मेथड से ले सकते हो। अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो क्या करता है, सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड को फॉलो करता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो इनकम टैक्स एक्ट मेथड में जो है, इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका मेथड है वो डब्ल्यूडीबी है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, डब्ल्यूडीबी मेथड से ही आपको डेप्रिसिएशन देता है। यदि बात समझ आई? अच्छा, अब सुनो मेरी बात जो है बड़ी ध्यान समझना। एक बहुत इजी चीज समझाने जा रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट की। मैं जो है कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट में ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, ठीक है। ओपनिंग में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की, 100 की। अच्छा, आपने परचेस करी 50 की। आपने परचेस करी कितने की, 50 की। अच्छा, करंट ईयर में आपने क्या करा है, करंट ईयर में आपने 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को 30 रुपीज पे सेल करा है। तो मुझे बताओ कि भाई अकाउंट में किस तरह से रिफ्लेक्ट करोगे। तो मुझे आप ये बताओ कि भाई आप जो है अकाउंट्स में किस तरह से रिफ्लेक्ट करोगे। तो बेसिकली आपने 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को 30 रुपीज से बेचा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। बैंक में 30 रुपीज पैसा आया, 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी चली गई, तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी को 10 रुपीज से क्रेडिट करा, और जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो बेसिकली आपका जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है उधर से 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी चली गई। अच्छा, 30 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आए, तो आपने क्या एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट 30 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 10 रुपीज से चली गई। तो बेसिकली 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी आपने 30 रुपीज में बेची है, तो आपको जो है 20 रुपीज का फायदा हुआ है। तो देखो आपका जो पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 20 रुपीज से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कंपनीज एक्ट में आपका जो पीएनएल अकाउंट है, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट जो आपका पीएनएल अकाउंट है वो क्या हो गया, 20 रुपीज से क्रेडिट हो गया। अब सुनो मेरी बात, आपका जो प्लांट एंड मशीन अकाउंट है उसमें ओपनिंग में था 100, परचेस करा आपने 50 का, 10 रुपीज का आपने बेच दिया, तो क्लोजिंग में कितना बचा, क्लोजिंग में आपके पास बचा 100 रुपीज का। बात समझ आ गई, वेरी इजी। अच्छा, बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अपन क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। भाई ओपनिंग में था आपके पास 100, परचेस करा आपने 10 रुपीज का, सॉरी परचेस करा आपने 50 रुपीज का। अच्छा, अगेन वही बात, 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्या करा है, 30 रुपीज में बेचा है। अब सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जब आप क्या करो, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जब आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो तो उस केस में जो आपका सेल, जो आपका क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ है, उसका सेल वैल्यू क्या करोगे, उसका सेल वैल्यू जो है बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कंपनीज एक्ट में क्या हो रहा था, कंपनीज एक्ट में यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या करा था, मैंने जो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को 10 रुपीज से क्रेडिट करा था। मतलब 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को क्या करा था, मैंने 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को अकाउंट से हटाया था। तो 10 रुपए की चीज मैंने 30 में बेची है, तो मैंने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी में से 10 रुपीज हटा दिए। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जब आपने क्या करा है, कोई प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा है, तो जितने भी आपने सेल करा है, जितने भी आपने क्या करा है, सेल करा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करो, उतने से क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली 100 की ओपनिंग थी, परचेस करी मैंने 50 की। अच्छा, 10 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी को मैंने 30 भी बेचा है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि पूरे के पूरे 30 रुपीज को क्या करो, पूरे के पूरे 30 रुपीज को जो है क्या करो, पीएनएल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में शो कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में मैंने सेल दिखाया 30 रुपीज का, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 80 का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये दो मेथड अलग अलग क्यों है, भाई इनकम टैक्स जो है एक अलग मेथड क्यों फॉलो कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई इनकम टैक्स जो है अलग मेथड फॉलो जरूर कर रहा है, लेकिन इंपैक्ट सेम ही आएगा। इंपैक्ट कैसे सेम आएगा समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, मेरी बात जो है आप बड़े ध्यान समझना। भाई कंपनीज एक्ट में तो क्या हुआ है, कंपनीज एक्ट में सीधी सी बात ये कि भाई आपने क्या करा है, 20 रुपीज से जो है करंट ईयर में आपका पीएनएल बढ़ा दिया, यही हुआ ना। भाई पीएनएल अकाउंट जो है आपका, पीएनएल अकाउंट जो है करंट ईयर में 20 रुपीज से बढ़ गया, करंट ईयर में क्या हुआ, 20 रुपीज से बढ़ गया। अच्छा सुनो, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट में जो है अभी आपने पीएनएल अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं दिया है, अभी आपने पीएनएल अकाउंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं दिया है, ठीक है ना। लेकिन सुनना मेरी बात, फ्यूचर में जब आप क्या करोगे, फ्यूचर में जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, कितने पे करोगे, फ्यूचर में जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे वो सिर्फ 80 रुपीज पे क्लेम करोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फ्यूचर में आप कम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे।
अच्छा, कम डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे? देखो सीधी सी बात यह है कि भाई कंपनीज एक्ट में अगर अपन देखें तो आपका जो प्लांट मशीनरी का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब कंपनीज एक्ट में आप क्या करोगे, 100 रुपीज पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे फ्यूचर में। लेकिन अगर अपन इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। मतलब फ्यूचर में आप जो है क्या करोगे, 80 रुपीज पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो है 20 रुपीज पे आप जो है डेप्रिसिएशन फ्यूचर में क्लेम नहीं कर रहे। इनकम टैक्स एक्ट में जो है आप फ्यूचर में 20 रुपीज पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर में आप कम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर में आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। तो कंपनी चेक में देखें तो आपका जो पीएनएल अकाउंट है वो करंट ईयर में 20 रुपीज से बढ़ जाता है। अगर अपन देखें जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में करंट ईयर में आपके पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में जो आपका प्रॉफिट है वो 20 रुपीज से ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप 20 रुपीज पे डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करोगे। तो लॉजिकली बात समझ आ रही है ना भाई, तरीका अलग है। इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो कंपनीज एक्ट है वो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो तरीका अलग फॉलो करते हैं, लेकिन जो इंपैक्ट है वो सेम ही आता है। भाई जो कंपनीज एक्ट है वहां पर आपका पीएनएल अकाउंट करंट में 20 रुपीज से बढ़ जाता है, और जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो आपका फ्यूचर का प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो 20 रुपीज से बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप 20 रुपीज पे डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करोगे। तो रिश्ता वही, सोच नहीं। बात समझ में आई? तो टेंशन नहीं लेने का अपने को कोई टेंशन नहीं लेने का है। अपने को तो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना है। मैंने आपको बता दिया कि भाई इंपैक्ट तो सेम ही आता है, इंपैक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन इनकम टैक्स एक्ट की। मैंने आपको ये बताया कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो है आपको डब्ल्यूडीवी पे आपको जो है क्या करना है, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना है। अब डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे वो तो बताओ यार। भाई आपने डेप्रिसिएशन की बात कर दी, डेप्रिसिएशन की रेट बता दी, अब डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे वो समझते हैं अपन। अच्छा, अपन ने जस्ट एग्जांपल लिया है कि भाई आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ओपनिंग में आपके पास जो प्लांट मशीनरी का बैलेंस था वो कितना था, 100 था। परचेज करा आपने 10 का। अच्छा, आपने सेल्स करी है कितने की, सेल्स करी है फॉर एग्जांपल 30 रुपीज की। मैंने आपको क्या बताया कि भाई इनकम टैक्स में क्या होता है, जितने की भी सेल करते हो पूरी की पूरी सेल वैल्यू लेस करनी है, पूरी की पूरी क्या करनी है, सेल वैल्यू लेस करनी है। तो 100% कितना हो गया, 110 में से अपन ने 30 लेस कर तो कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 80 रुपीज, राइट। तो आपका जो है प्रीवियस है 24-25 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी कितना निकल के आया, 80 रुपीज निकल के आया। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इस प्लांट मशीनरी, ये जो आपकी प्लांट मशीनरी है, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। तो मुझे बताओ प्रीवियस है 24-25 का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा। तो सीधी सी बात है 80 रुपीज का 15% करो। भाई अगर अपन करते हैं 80 रुपीज का 15%, मैंने करा 80 रुपीज का 15%, कितना आ गया, ये 12 रुपीज निकल के आ गया। तो आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया 12 का। तो मुझे बताओ कि भाई 24-25 में आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा था प्लांट मशीनरी का, 80। अच्छा, अपन ने क्या करा, 24-25 का डेप्रिसिएशन लेस करा, तो बेसिकली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई भाई, 80 माइनस 12 करता हूं तो कितना होगा, ये हो गया आपका 68। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई, 24-25 में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हो गई 68। 24-25 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 12 हो गया। अब सुनो मेरी बात, ये जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, ये जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर होगा आपको 25-26। तो ये जो आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है ये क्या होगा, अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगा। तो अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना होगा, अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगा 68। अच्छा, फिर अपन ये देखेंगे कि भाई अगले साल आपने कितना परचेस करा है। फॉर एग्जांपल अगले साल आपने परचेस करा है कितने का, 12 का। अच्छा, अगले साल फॉर एग्जांपल सेल्स हुआ है कितने का, अगले साल फॉर एग्जांपल सेल्स हुआ है 30 का। चलो 20 ले लेते हैं, अगले साल सेल्स हुआ है कितने का, 20 का। तो आपका अगले साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आएगा, अगले साल का जो है बेसिकली आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 68 प्लस 12 करा मैंने, लेस करा 20, कितना आ गया, ये आ गया 60। तो अगले साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 60 आ गया। अब अगले साल जो है अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। तो 60 का 15% कितना होगा, 60 का आपका 15% होगा, 60 का आपका 15% होगा 9। तो मैंने 9 रुपीज का डेप्रिसिएशन लेस करा, तो 60 माइनस 9 कितना हो गया, 51 हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट में आप जो है डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आप समझ में आई के बाद कुछ नहीं करना। आपको तो ये देखना है कि भाई करंट ईयर में आपका ओपनिंग में बैलेंस कितना था प्लांट मशीनरी का, परचेज कितना करा, सेल्स कितना करा, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस पे क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई कर दोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस पे आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई कर दोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या में, क्लोजिंग बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस पे से आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन को लेस करा, तो करंट ईयर का जो है आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा। अच्छा, ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है ये अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगा। तो डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं भाई, करंट ईयर में जो है आप क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे प्लांट मशीनरी का, वो समझ आया ना। तो सारे एसेट्स का अपन को क्या करना है, इसी तरह से डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालना है। अब देखो आ जाओ, देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब अपन बात करने जा रहे हैं, अब जो है अपन बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूडीवी की। देखो ये रहा कि भाई डब्ल्यूडीवी कैसे निकलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात क्या बताई मैंने आपको ये बताया भाई ओपनिंग में आपका प्लांट मशीनरी का कितना बैलेंस था, आपने करंट में कितना एक्वायर करा है, करंट में कितना एक्वायर करा है। अच्छा, लेस क्या करोगे, लेस करोगे सेल वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो करंट में जो भी आपने प्लांट मशीनरी बेची है उसकी सेल वैल्यू को क्या करना है, पूरी की पूरी सेल वैल्यू को लेस कर देना है, पूरी की पूरी क्या कर देनी है, सेल वैल्यू को लेस कर देना है। तो देखो ये हो गया आपका ओपनिंग,
ये हो गया आपका परचेस, आपने करा सेल वैल्यू को लेस करा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। अच्छा, जो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इस पर क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई करेंगे। देखो क्या दे रखा है, WDV एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसको लिख लो, ये लिख लो कि भाई WDV एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन है। ये क्या है, ये बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो ये क्या मिल गया आपको, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। इस पे क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई करोगे। देखो ये रहा WDV एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन इनटू क्या करा मैंने, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई करी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कि भाई करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। अब सुनो मेरी बात, ये जो आपका WDV निकल के आया था बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें से जब डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट ईयर का एक्चुअल में जो क्लोजिंग WDV है वो मिल जाएगा। बात समझ आई ना। देखो ये तो मैंने इधर बताया ना, ये तो मैंने आपको इधर बताया। ओपनिंग में अपन ने परचेज एड करा, सेल वैल्यू को लेस करा, आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग WDV मिल गया बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला था, ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला था, इस पर अपन ने क्या करा, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन की रेट अप्लाई करी, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे डेप्रिसिएशन मिल गया। तो ये जो क्लोजिंग WDV थी बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को लेस करा, तो मुझे क्या मिल गया, करंट ईयर का क्लोजिंग WDV मिल गया। ये अगले साल का क्या बन जाएगा, ये जो है अगले साल का ओपनिंग WDV बन जाएगा। लॉजिकली पूरी बात समझ आ रही है, रटना नहीं है अपने को कुछ भी। अब मेरी बात सुनो, ये जो दो पॉइंट है, ये वाले जो दो पॉइंट है, ये मैं आपको कैपिटल चैप्टर के साथ कराऊंगा, तो अभी जो है स्क्रॉल कर दो, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इधर नोट डाल दो, इधर जो है आप नोट डाल दो कि भाई अपन क्या करेंगे, अलॉन्ग विद कैपिटल गेन्स इसको समझेंगे, अलॉन्ग विद कैपिटल गेन्स इसको अपन समझेंगे। तो जब अपन कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर करेंगे तब अपन इस पॉइंट को समझेंगे, अलॉन्ग विद कैपिटल गेन्स। अब आपको लॉजिक की बात समझ आई कि भाई करंट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एंड करंट ईयर में जो है आपका क्लोजिंग WDV कैसे निकलेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात सुनना, अब एक इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, अब जो है अपन एक इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, और वो ये है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो पुट टू यूज बेसिस पर अलाउ करा जाता है। पुट टू यूज बेसिस का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर में अगर आपने डेप्रिसिएशन को एक्चुअल में यूज करा है तो ही हम आपको जो है डेप्रिसिएशन देंगे, अदरवाइज जो है आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, क्या मतलब है समझना। भाई देखो अपना प्रोविजन ये कहता है, अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है। आपने करंट ईयर में क्या करा है, करंट ईयर में कोई कार खरीदी है, करंट ईयर में कोई कार खरीदी है, लेकिन करंट ईयर में आपने कार खरीद तो ली, लेकिन इसको यूज करना चालू नहीं करा, लेकिन इसको यूज करना चालू नहीं करा। आपने इसको यूज कब से करना चालू करा, फॉर एग्जांपल अगले साल से 26-27, प्रीवियस 26-27 में आपने जो है इसको क्या करा, पुट टू यूज करा। तो अपना इनकम टैक्स ये कहता है कि जिस साल आप क्या करते हो, प्लांट मशीनरी को पुट टू यूज करना चालू करते हो, जिस साल जो है आप एसेट को पुट टू यूज करना चालू करते हो, उसी साल से हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे। कंपनीज एक्ट में क्या होता है, कंपनीज एक्ट में रेडी टू यूज बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है कि जिस दिन आपका एसेट रेडी टू यूज है उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक कंडीशन ये है कि भाई जिस साल से आप क्या करोगे, एसेट को पुट यूज करना चालू करोगे, उस साल आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सुनो, आपने एसेट कब खरीदा था, आपने एसेट खरीदा था 25-26 में, क्या आपको 25-26 में एसेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपने इस एसेट को पुट यूज करना चालू करा 26-27 में, तो बेसिकली आपको जो डेप्रिसिएशन है वो 26-27 से मिलना चालू होगा। इतनी बात समझ आई। देखो अपना पॉइंट क्या कहता है, अपना पॉइंट कहता है कि भाई एसेट शुड बी एक्चुअली पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो बेसिकली आपका जो एसेट है वो एक्चुअल में करंट ईयर में पुट टू यूज होना चाहिए। अगर आपने करंट ईयर में कोई एसेट को पुट टू यूज नहीं करा है तो उस केस में आपको जो है डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अब जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अपना इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई करंट ईयर में फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट को पुट टू यूज करना चालू कर दिया, अब डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, तो इनकम टैक्स सिंपल सी बात ये कहता है कि भाई आप तो ये देखो, तो अपना इनकम टैक्स एक्ट अपने को जो है बहुत सिंपल सी बात बताता है, और इनकम टैक्स एक्ट सिंपल सी बात अपने को क्या बताता है कि भाई अगर आपने करंट ईयर में एसेट को 180 डेज से कम यूज करा है तो उस केस में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको आधा अलाउ करा जाएगा। और करंट ईयर में अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा का क्या करा है, 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए एसेट को यूज करा है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन अलाउ करा जाएगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई आधा डेप्रिसिएशन फुल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। एग्जांपल समझते हैं, देखो जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर आपका चालू कब से होगा, 1 अप्रैल 25 से चालू होगा, खत्म कब होगा, 31 मार्च 26 पे आपका खत्म होगा। अच्छा, करंट ईयर में आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, एक प्लांट मशीनरी एक्वायर करी है और पुट यूज करना चालू कर दिया, और बेसिकली हमने जो है 1 मई 2025 से जो है उसको पुट यूज करना चालू कर दिया। अब मेरी बात सुनो, प्लांट मशीनरी हमने 1 लाख की एक्वायर करी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने जो है पुट यूज कब करना चालू करा, आपने जो है 1 मई 2025 को जो है क्या करा, प्लांट मशीनरी को यूज करना चालू कर दिया। अच्छा इसका मतलब क्या है कि भाई 1 मई से लेके 31 मार्च 2026 तक ये जो है मशीनरी क्या हुई होगी, यूज हुई होगी। तो देखो 1 मई से लेके 1 मई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 180 डेज से ज्यादा ही निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको करंट ईयर में पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ करा जाएगा। तो बेसिकली 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15,000। तो करंट ईयर में आपको पूरा का पूरा 15,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। इतनी बात समझाई। अब सुना मेरी बात, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जो आपने प्लांट मशीनरी एक्वायर करी थी, सपोज जो आपने प्लांट मशीनरी एक्वायर करी थी, इसको पुट टू यूज कब करना चालू करा,
इसको जो है आपने 1 दिसंबर 2025 को जो है पुट टू यूज करना चालू करा। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इस एग्जांपल में अपन देखते हैं कि भाई जो आपने प्लांट मशीनरी है उसको पुट टू यूज कब करना चालू करा, 1 दिसंबर 2025 को पुट टू यूज करना चालू करा। तो देखो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 पे खत्म होगा। तो आपने इसको जो है पुट टू यूज कब करना चालू करा, 1 दिसंबर 2025 को जो है आपने इसको पुट टू यूज ले लिया। और आपका ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026 पे। तो अगर आप 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक क्या करते हो, डेज को कैलकुलेट करते हो तो 180 डेज से कम निकल के आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर करंट ईयर में आपका जो एसेट है वो 180 डेज से कम यूज हुआ है तो उस केस में जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, आधा कर दिया जाएगा, मतलब हाफ कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन वैसे मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख का 15% आपको जो है डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अपन ने क्या करा है, करंट ईयर में एसेट को 180 डेज से कम यूज करा है तो अपने को क्या मिलेगा, हाफ डेप्रिसिएशन अलाउ करा जाएगा बेसिकली। तो 1 लाख का 15% इंटू मैंने कर दिया 50%। तो बेसिकली मैंने क्या करा, 1 लाख इंटू 15% डिवाइड बाय 2 कर दिया, या फिर इंटू 50% कर दो, एक ही बात है। तो करंट में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, 7500। तो इनकम टैक्स एक्ट अपने को सिंपल सी बात ये बताता है कि भाई आप तो ये देखो कि भाई आपने जो है करंट ईयर में जो एसेट है उसको 180 डेज से कम यूज करा है या फिर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज करा है। तो अगर आपने 180 डेज से कम यूज करा है तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, हाफ डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करा जाएगा। और अगर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज करा है तो उस केस में आपको जो है फुल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। अब मेरी बात जो है बहुत ध्यान से समझना, एक ट्विस्ट बताने जा रहा हूँ। ये जो चीज अपने को चेक करनी है, ये वाली चीज जो अपने को चेक करनी है, ये कब चेक करनी है, ईयर ऑफ एक्विजिशन में चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये वाली जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में आपको चेक करनी है, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट ईयर्स में चेक नहीं करनी है। क्या मतलब है, एग्जांपल समझते हैं। देखो भाई सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने कोई प्लांट मशीनरी एक्वायर करी है, ठीक है ना। कब, प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने कोई प्लांट मशीनरी एक्वायर करी है। अच्छा, आपने पुट टू यूज कब करा है, आपने पुट टू यूज करा है अगले साल 26-27 में। अच्छा, आपने जो है पुट टू यूज कब करा है, 26-27 में करा है। अच्छा, और 26-27 में आपने जो है कौन सी डेट को यूज करा है, 1 दिसंबर 2026 को यूज करा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको ये चेक करना है कि 180 डेज से कम यूज हुई है या फिर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हुई है। तो ये वाली चीजें कब चेक करनी है, ये वाली चीजें सिर्फ आपको जो है ईयर ऑफ एक्विजिशन में चेक करनी है। तो देखो अगर आप क्या करते हो, प्लांट मशीनरी को 25-26 में जो है एक्वायर करते हो, अगर आप प्लांट मशीनरी को 25-26 में एक्वायर करते हो एंड 25-26 में जो है पुट टू यूज कर लेते हो, तो उस केस में तो अपन ये चीज चेक करेंगे, उस केस में तो अपन क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज चेक करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 25-26 में एक्वायर करी, आपने प्लांट मशीनरी 25-26 में एक्वायर कर ली, लेकिन जो है पुट टू यूज अगले साल कर रहे हो, पुट टू यूज जो है सब्सिक्वेंट ईयर्स में कर रहे हो। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि एक्वायर करी हमने 25-26 में, लेकिन पुट टू यूज कब कर रहे हैं, पुट टू यूज कर रहे हैं अपन अगले साल 26-27 में। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, प्लांट मशीनरी को 25-26 में एक्वायर करते हो लेकिन पुट टू यूज अगले साल करते हो, सब्सिक्वेंट ईयर्स में करते हो, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको जो है जो अपने ऊपर कंडीशन पड़ी वो चेक करने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको फुल डेप्रिसिएशन ही अलाउ करा जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में आपको जो है फुल डेप्रिसिएशन ही अलाउ करा जाएगा। देखो क्या रखा है हियर, फुल डेप्रिसिएशन अलाउड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई कि भाई फॉर एग्जांपल आपने करंट ईयर में कोई प्लांट मशीनरी एक्वायर करी है और करंट ईयर में पुट टू यूज कर ली है। पुट टू यूज का मतलब है कि करंट ईयर में आपने जो है उसको यूज करना चालू कर दिया है। तो उस केस में आपको ये चीज चेक करनी है कि भाई करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज हुई है या फिर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हुई है, एंड अकॉर्डिंगली आपको हाफ या फुल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लांट मशीनरी करंट ईयर में एक्वायर करी है और आपने पुट टू यूज सब्सिक्वेंट ईयर्स में करा है, तो फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो है आंख बंद करके आपको फुल डेप्रिसिएशन ही दिया जाएगा। तो लॉजिकली बात समझ में आई। तो इतना सा काम आपको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये अपन कब चेक करते हैं, ईयर ऑफ एक्विजिशन में चेक करते हैं कि भाई ईयर ऑफ एक्विजिशन आपने एक्वायर करी है और ईयर ऑफ एक्विजिशन में पुट टू यूज कर ली है, तो ये चीजें चेक होगी। लेकिन अगर आपने ईयर ऑफ एक्विजिशन में एक्वायर करी है, मतलब बेसिकली आपने एक्वायर तो कर ली लेकिन पुट टू यूज करंट ईयर में नहीं करी है, पुट टू यूज अगले साल कर रहे हो, सब्सिक्वेंट ईयर्स में कर रहे हो, तो उस केस में जो है आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। उस केस में जो है आपको फुल डेप्रिसिएशन ही अलाउ करा जाएगा। देखो अब पढ़ो इन लोगों ने कहा कि भाई एसेट जो है करंट ईयर में पुट टू यूज होना चाहिए तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर लोगों ने एक और चीज कही कि भाई डेप्रिसिएशन नॉट टू बी प्रोपोर्शनेट ऑन द नंबर ऑफ डेज यूज्ड। भाई इनकम टैक्स में अपन क्या करते हैं, इनकम टैक्स में अपन ये देखते हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ डेज आपने यूज करा है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में तो सिंपली ये बात है कि भाई 180 डेज से कम यूज करा है या फिर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज करा है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा यूज करा है तो उस केस में जो है आपको फुल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाता है। देखो क्या रखा है, फुल डेप्रिसिएशन अलाउड। लेकिन अगर आप 180 डेज से कम यूज करते हो तो उस केस में जो है आपको 50% डेप्रिसिएशन अलाउ करा जाता है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई कि भाई ये वाली जो चीज आपको चेक करनी है, ये वाली जो चीज आपको चेक करनी है ये सिर्फ करंट ईयर में चेक करोगे, मतलब ईयर ऑफ एक्विजिशन में चेक करोगे। देखो क्या रखा है कि भाई रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये जो आपकी कंडीशन है हाफ डेप्रिसिएशन फुल डेप्रिसिएशन वाली, ये सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में चेक करी जाती है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में चेक नहीं करी जाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई पूरी। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द लेसर एंड नॉट लेसी। क्या मतलब है समझना। भाई आरजी एक पर्सन है, आरजी ने क्या कर रखा है, आरजी ने फॉर एग्जांपल अपनी एक बिल्डिंग
रेंट पे दे रखी है किसको, रेंट पे दे रखी है टाटा लिमिटेड को, टाटा लिमिटेड कंपनी को जो है क्या दे रखी है, बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है। आप सुनो, अपना प्रोविजन ये कहता है, अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर आप क्या करते हो, कोई एसेट को रेंट पे देते हो, अगर फॉर एग्जांपल आरजी ने क्या करा है, कोई एसेट रेंट पे दिया है किसको, टाटा लिमिटेड को, तो बेसिकली बताओ बिल्डिंग को यूज कौन कर रहा है, बिल्डिंग को यूज टाटा लिमिटेड कर रही है, लेकिन बिल्डिंग का ओनर कौन है, बिल्डिंग का ओनर है आरजी, ठीक है ना, बिल्डिंग का ओनर कौन है, आरजी है। तो बेसिकली अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई आरजी क्या करेगा, आरजी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, जो आपका लेसी है वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, आरजी को क्या मिलेगा, आरजी को जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और टाटा लिमिटेड को क्या मिलेगा, रेंट का एक्सपेंस जो है, जो टाटा लिमिटेड क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है किसको, आरजी को, तो टाटा लिमिटेड क्या कर पाएगा, रेंट का जो है एक्सपेंस क्लेम कर पाएगा। तो लोगों ने प्रोविजन वही बताया कि भाई डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है लेसर को, लेसी को नहीं मिलता। भाई जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है वो टाटा लिमिटेड क्लेम नहीं कर सकती, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरजी, क्योंकि आरजी उसका ओनर है। वेरी इजी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना रोन के पास क्या थी, एक कार थी, आरजी के पास जो है बेसिकली एक कार थी, आरजी ने क्या करा, ये कार रेंट पे दे दी किसको, ये कार जो है रेंट पे दे दी किसको, ओला को, ओला कंपनी को। तो बेसिकली आरजी के पास एक कार थी, ठीक है, और आरजी ने क्या करा, ये जो कार है किसको दे दी, ओला कंपनी को दे दी। अच्छा ओला कंपनी क्या करती है, ओला कंपनी जो है बेसिकली इस कार को यूज करती है, ओला कंपनी इस कार को यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर। तो ओला का काम क्या है, ओला का काम ये कि भाई ओला क्या करती है, इस कार को जो है बेसिकली किराए पे देने का बिजनेस करती है। अब मेरी बात सुनो, कार किसकी है, कार है आरजी की। मैंने आपको प्रोविजन क्या बताया था, मैंने आपको प्रोविजन ये बताया था कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन है वो किसको मिलता है, जो आपका डेप्रिसिएशन है वो मिलता है किसको, लेसर को। तो कार किसकी है, आरजी की, आरजी की कार थी, आरजी ने क्या करा, इसको रेंट पे दे दिया किसको, ओला को। अच्छा तो आरजी को डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, आरजी को डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% का। मैंने आपको बताया था ना कि भाई अगर मोटर कार है, अगर आपकी कोई मोटर कार है तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलता है, मोटर कार पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है 15% का, राइट। अच्छा आरजी का बिजनेस थोड़ी है भाई, आरजी का कोई बिजनेस थोड़ी है, आरजी का जो है कार को किराए पे देने का कोई बिजनेस थोड़ी है। उसने तो क्या करा, उसके पास एक कार थी, उसने सिंपली किसको दे दी, ओला को किराए पे दे दी। तो आरजी को जो है डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना अपना जो लॉ है, अपना जो लॉ है वो ये कहता है कि भाई आरजी की जो कार है, आरजी की जो कार है, वैसे तो आरजी को क्या मिलना चाहिए, 15% का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन आरजी ने क्या कर रखा है, उसको किराए पे दे रखा है, आरजी ने क्या कर रखा है, उसको किराए पे दे रखा है। अच्छा अपना लॉ ये कहता है कि अगर लेसी मतलब किराएदार, अगर किराएदार क्या करता है, इसी पर्टिकुलर कार को, किराएदार क्या करता है, इस पर्टिकुलर कार को यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर। अगर फॉर एग्जांपल जो किराएदार है वो क्या करता है, इस कार को यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर। तो बेसिकली ओला ने क्या करा, ये जो कार है क्या करी, आरजी से किराए पे लेके बिजनेस कर रही है, ठीक है ना। ओला क्या कर रही है, ये जो कार है आरजी से किराए पे लेके बिजनेस कर रही है, और काय का बिजनेस कर रही है, गिविंग देम ऑन हायर का। मतलब बेसिकली ओला क्या करती है, ओला जो है बेसिकली बिजनेस करती है कि भाई ओला जो है इस कार को किराए पे देने का बिजनेस कर रही है। तो अपना जो लॉ है वो ये कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में जो आरजी है वो क्या कर सकता है, हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली अपना लॉ ये कहता है कि भाई जो आरजी है उसने क्या करा है, अपनी कार किराए पे दी है किसको, ओला को, और ओला क्या कर रही है, ओला जो है बेसिकली ओला कंपनी इस कार को यूज कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर। तो उस केस में जो आपका लेसर है वो क्या कर सकता है, हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। देखो प्रोविजन, प्रोविजन पढ़ना भाई, इन केस ऑफ बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट व्हीकल, अगर ओला इज यूजिंग द व्हीकल फॉर रनिंग देम ऑन हायर, तो डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल टू द हायर रेट्स, डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल, ठीक है ना, एट हायर रेट्स टू आरजी, ठीक है ना। दैट इज आरजी क्या कर सकता है, 30% पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है इंस्टेड ऑफ 15%। तो अपने पढ़ा था कि भाई अगर आप क्या करते हो, कोई मोटर कार को यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर, तो उस केस में जो है आपको क्या मिलता है, 30% डेप्रिसिएशन लागू करा जाता है। तो इस केस में इवन दो आरजी का बिजनेस नहीं है, इवन दो जो है आरजी का बिजनेस नहीं है, लेकिन आरजी ने किराए पे दे रखा है, और किराएदार क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ गिविंग देम ऑन हायर। तो उस केस में आरजी क्या कर सकता है, आरजी जो है हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोले तो 30% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। डन है। अब एक और पॉइंट समझना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स में कब मिलता है, जब आपने एसेट को क्या करा है, एक्चुअल में पुट टू यूज करा है। अगर रेडी टू यूज कंडीशन में है तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको करंट टाइम में यूज करा है। चलो एक एग्जांपल देखो, जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, एक कंपनी है उसने क्या कर रखा है, एक कंपनी है उसने जो है बेसिकली अपनी जो प्रीमाइसेस है, जो अपनी बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर लगवा रखे हैं। अच्छा तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि भाई एक कंपनी है उसने क्या कर रखा है, अपने प्रीमाइसेस में बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर लगवा रखे हैं। अच्छा अब अगर अपन जो लॉ पढ़ते हैं तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप पुट टू यूज करोगे, अगर यूज करोगे तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपनी जो है बेसिकली रोज फायर एक्सटिंग्विशर तो यूज नहीं कर सकती ना, कंपनी जो है रोज फायर एक्सटिंग्विशर तो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ने जो है फायर एक्सटिंग्विशर को परचेज इसलिए करा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल
आग वाग लग जाती है, कोई इमरजेंसी आती है, तभी यूज होंगे। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो तो बेसिकली रेगुलरली यूज होंगे नहीं। तो सरकार ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन लोगों ने क्या कहा, हाउएवर द कोर्ट्स ने ये कहा कि भाई कुछ कुछ एसेट के केस में कोई एसेट ऐसे होते हैं जो रेडी टू यूज कंडीशन में भी है तो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। तो अपना जो है बेसिकली इनकम टैक्स क्या कहता है कि भाई अगर आपने कोई एसेट को पुट टू यूज करा है तो ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर आपने पुट टू यूज नहीं करा तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, कंपनी ने क्या करा, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करा लिए। अब सवाल आता है कि भी कंपनी को डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी ने करंट में यूज नहीं करे हैं तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, अपना कोर्ट ये कहता है कि कुछ कुछ एसेट के केस में कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक एसेट हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको करंट में यूज नहीं करा है फिर भी आपको इनकम टैक्स में क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। पढ़ो देखो, however courts have held that the asset can be said to be in use even when it is kept ready for use in the following cases। कौन कौन से केसेस, जैसे आपका हो गया फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, जैसे आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गए। अच्छा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब क्या है, भाई मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, मेरी जो है एक मशीनरी जो है क्या चल रही है, काम पे चल रही है, मैंने क्या करा, मैंने स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो है क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ये मशीन खराब हो जाती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुरंत जो है बेसिकली दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा है, एक जो है स्पेयर मशीनरी क्या कर रखी है, एक स्पेयर मशीनरी जो है बेसिकली मैंने अपने पास रख रखी है। वो क्या है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरी मेन मशीन खराब हो जाती है तो मैं इस मशीन को यूज कर लूंगा। तो जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है ये किसके लिए, इमरजेंसी के लिए है कि भाई मेरा धंधा बंद ना हो जाए। तो सरकार ने कहा कि भाई जो आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, अच्छा जो आपके स्पेयर्स है, मशीनरी स्पेयर्स जैसे स्पेयर पार्ट होते हैं ना, भाई एक मशीनरी है, मशीन में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी जो है चीजें क्या होती है उसके अंदर असेंबल्ड होती है। अच्छा, कोई स्पेयर पार्ट मैंने क्या कर रखा है, कोई स्पेयर पार्ट जो है मैंने इन्वेंटरी में रख रखा है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरी मशीन में कोई पार्ट खराब हो जाता है तो तुरंत मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को यूज कर लूंगा। तो इन लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि भाई कोई मशीनरी का स्पेयर पार्ट है विच इज स्पेसिफिक टू द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मतलब एक मेरी बड़ी मशीनरी है, उसका मैंने कोई जो मेन पार्ट है उसको क्या कर रखा है, एज ए इन्वेंटरी अपने पास मेंटेन कर रखा है कि भाई अगर मेरा मेन पार्ट खराब हो गया फटाफट क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा ताकि मेरा धंधा बंद ना हो। तो सरकार ने कहा कि अगर आपके कोई मशीनरी स्पेयर्स हैं विच इज स्पेसिफिक टू द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मतलब आपने क्या कर रखा है, कोई स्पेयर पार्ट अपने पास रख रखा है जो सिर्फ और सिर्फ उस मशीन में काम आएगा। और उस मशीन में कब काम आएगा, उस मशीन में कब काम आएगा, जब बेसिकली मशीन खराब हो जाती है। जब मशीन का फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट खराब हो गया तो मैंने क्या करा, तुरंत नया वाला रिप्लेस कर दिया। तो सरकार ने कहा, अपना लॉ कहता है कि भाई जो आपका स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, अच्छा लाइकवाइज जो आपके मशीनरी स्पेयर्स हैं विच इज स्पेसिफिक टू द टेंजिबल एसेट एंड देयर यूज इज इरेगुलर। भाई देयर यूज इज इरेगुलर का मतलब क्या है कि भाई मशीनरी स्पेयर पार्ट जो है मेरे पास, मशीनरी जो मेरा स्पेयर पार्ट है इसको मैं रेगुलरली यूज नहीं करा, ये कब काम आएगा, जब मेरा मशीनरी क्या होगा, जब मेरा मशीनरी खराब होगा तभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो सरकार ने कहा इन केसेस में आपको डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा इवन दो करंट में आपने इसको यूज नहीं करा है। लॉजिकल है ना, बहुत लॉजिकल चीज है। तो आपका जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, जो मशीनरी स्पेयर्स हैं विच इज स्पेसिफिक टू द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड देयर यूज इज इरेगुलर, तो इन केसेस में भले ही आपने करंट में यूज नहीं करा है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बताया था, कंपनीज एक्ट में भी आपने ये पढ़ रखा है, कि लैंड पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि लैंड जो है बेसिकली डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। तो लोगों ने वही कहा कि भाई लैंड पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर बिल्डिंग इज इरेक्टेड ऑन लैंड, भाई फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिल्डिंग है, अगर आपकी क्या है कोई बिल्डिंग है तो सीधी सी बात है कि भाई लैंड पे बिल्डिंग खड़ी होगी, तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो लैंड की वैल्यू है उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग की वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। तो अगर बिल्डिंग इज इरेक्टेड ऑन लैंड तो डेप्रिसिएशन ओनली ऑन बिल्डिंग कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंपोनेंट में मिलेगा, लैंड के वाले कंपोनेंट पे आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर बिल्डिंग इज इरेक्टेड ऑन लैंड, डेप्रिसिएशन ओनली ऑन बिल्डिंग कंपोनेंट नॉट ऑन लैंड, ठीक है, डन है। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपका जो टेंजिबल एसेट होता है उसकी तीन कैटेगरी होती है, एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है प्लांट मशीनरी। अपना प्रोविजन क्या कहता है, कि प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट। भाई फॉर एग्जांपल आपकी एक व्हीकल है, आपकी कोई मोटर कार है, तो मोटर कार क्या है, आपका प्लांट मशीनरी है। तो अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर उस मशीनरी का या उस प्लांट का कोई पार्ट है उसको भी क्या वाला जाएगा, प्लांट मशीनरी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इंजन के व्हीकल के इंजन को अपन क्या बोलेंगे, प्लांट मशीनरी बोलेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट, इसी तरह से मशीनरी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मशीनरी। अच्छा, एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बात समझ में आई ना, मैंने आपको बताया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है, तो व्हीकल आपका क्या है, प्लांट मशीनरी है। तो इसी तरह से व्हीकल का जो इंजन है उसको भी अपन प्लांट मशीनरी बोलेंगे, व्हीकल का कोई पार्ट है उसको भी क्या बोलेंगे, प्लांट मशीनरी कहा जाएगा। तो प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट, मशीनरी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मशीनरी, इसी तरह से बिल्डिंग इंक्लूड्स पार्ट ऑफ बिल्डिंग।
तो बिल्डिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, बिल्डिंग के अंदर पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी इंक्लूड होता है। अच्छा, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है ना, ट्यूबवेल्स हो गए, कल्वर्ट्स हो गए, वेल्स हो गए, इन सबको बिल्डिंग ही कहेंगे। वेरी इजी। तो प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट, बिल्डिंग इंक्लूड्स, ठीक है ना, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ मशीनरी। वेरी इजी। अब एक और चीज समझना, अब जो है आप एक और चीज समझना मुझसे, देखो एक और चीज समझना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपका जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, शिप्स हो गया, व्हीकल हो गया, बुक्स हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, एक्सेट्रा। मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई थी कि कोई भी एसेट जो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। अब देखो इन लोगों ने ये कहा कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स शिप्स हो गया, व्हीकल हो गया, बुक्स हो गया, साइंटिफिक अप्रेटिस हो गया, एक्सेट्रा, बट डज नॉट इंक्लूड। भाई किस किस को प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहा जाएगा, तो इन लोगों ने कहा जो आपके टी बुशेज हैं, जो आपके टी बुशेज है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम क्या है, चाय पत्ती बनाने का काम है, तो सीधी सी बात है कि भाई टी के प्लांट्स, ठीक है ना, टी के प्लांट्स है, टी बुशेज, टी बुशेज में खरीद के लेके आऊंगा, तो जो टी बुशेज में खरीद के लेके आऊंगा वो मेरा प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बात समझ आई। तो इन लोगों ने ये कहा कि टी बुशेज जो है आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, मतलब उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम क्या है, चाय पत्ती बनाने का काम है, तो मैं जो है बेसिकली चाय के पत्ते खरीद के लेके आया, टी बुशेज खरीद के लेके आया, तो टी बुशेज को मैं क्या कर सकता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूँ, उसको जो है प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा, उसको आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो आपका लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है बहुत सारी गाय हैं, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारी काउज हैं, मैं क्या करता हूँ, काउ का मिल्क निकालता हूँ और बेचता हूँ। तो जो मेरी गाय है, जो मेरा लाइव स्टॉक है, उसको जो है मैं प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहूंगा। अच्छा, लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे होगा अपन आगे जाके देखेंगे, लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे होगा अपन आगे जाके समझेंगे इसी चैप्टर में। तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी टी बुशेज हैं, जो आपकी टी बुशेज है वो आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो। जो भी आप खर्चा करके लेके आए हो उसको क्या करो, करंट में ही बुक कर लो। सरकार ने कहा कि जो चाय के पत्ते हैं, जो चाय के पत्ते हैं उसको जो है प्लांट एंड मशीनरी मत मानो, उसको डेप्रिसिएशन, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो। जितने भी अमाउंट के आप क्या करके लेके आए हो, चाय के पत्ते खरीद के लेके आए हो, टी बुशेज खरीद के लेके आए हो, उसको जो है करंट में ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर लो। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका लाइव स्टॉक है उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा अपन आगे जाके समझेंगे कि भाई लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से इन लोगों ने कहा, इसी तरह से इन लोगों ने ये कहा कि जो आपका स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है या फिर स्पेशलाइज्ड फर्नीचर है उसको भी जो है प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहा जाएगा। अच्छा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है समझना। भाई देखो रोहन का क्या है, एक सिनेमा हॉल है, रोहन क्या करता है, एक थिएटर को ओन करता है, रोहन क्या करता है, एक थिएटर को क्या करता है, ओन करता है। अब मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, आप कभी थिएटर में गए हो तो थिएटर में क्या होता है कि भाई जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का होता है। क्या होता है, ओवल शेप का होता है, ताकि जो नॉइस है, ताकि जो आवाज है अच्छी तरह जो है सारे जो है एरिया में सर्कुलेट होए। मेरी बात समझ आई। तो रोहन का क्या है, एक थिएटर है, रोहन का क्या है, एक पिक्चर हॉल है, रोहन का क्या है, एक थिएटर है, सिनेमा हॉल है। अच्छा, आपने एक देखा होगा कि भाई जो ये सिनेमा हॉल है, ये जो सिनेमा हॉल है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली थोड़ा सा ऐसा गोल टाइप में होता है, ऊपर से क्या होता है, गोल टाइप में होता है, ताकि जो आवाज है, पिक्चर की जो आवाज है अच्छी तरह हर जगह सर्कुलेट हो। इसी तरह से रोहन ने क्या कर रखा है, इधर बहुत सारी कुर्सियां लगा रखी हैं, बहुत सारी कुर्सियां लगा रखी है। भाई लोग अगर पिक्चर देखने आएंगे तो कुर्सियों पर बैठ के देखेंगे। अच्छा, ये जो कुर्सियां लगा रखी हैं ये स्पेशलाइज्ड फर्नीचर है, मतलब लोग चाहे तो आराम से लेट के भी देख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, रोहन क्या कहता है, रोहन ये कहता है कि भाई देखो ये जो मैंने कुर्सियां लगा रखी हैं ये फर्नीचर नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड फर्नीचर है। रोहन ये कहता है कि भाई देखो ये जो मैंने कुर्सियां लगा रखी हैं ये मेरा फर्नीचर नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड फर्नीचर है। तो रोहन ये कहता है कि भाई देखो ये जो है मैं प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा, ये मेरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड अकॉर्डिंगली मैं 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। रोहन क्या कहता है कि भाई देखो ये जो मैंने कुर्सियां लगा रखी है ना, ये जो मैंने फर्नीचर लगा रखा है ये मेरा फर्नीचर नहीं है, ये एक्चुअली में प्लांट एंड मशीनरी है, क्योंकि ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फर्नीचर है। तो रोहन बोलता है कि भाई देखो ये फर्नीचर नहीं है, ये फर्नीचर नहीं है, मुझे जो है 10% डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, मुझे 15% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 15% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से रोहन कहता है, इसी तरह से रोहन ये कहता है कि भाई देखो कहां गया, अरे कहां गया, इसी तरह से रोहन ये कहता है कि भाई देखो ये जो मैंने सिनेमा हॉल बना रखा है ना, ये जो मैंने सिनेमा हॉल बना रखा है ये बिल्डिंग नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है, ये स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है, इसको मैं प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा और मैं क्या करूंगा, 15% पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। मतलब सुनो, रोहन का पर्पस क्या था, रोहन का पर्पस था कि भाई उसको ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, करंट में उसको ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। वैसे बिल्डिंग पे मिलता है 10%, फर्नीचर में मिलता है 10%। रोहन ने कहा कि भाई देखो ये जो कुर्सियां हैं, ये जो कुर्सियां हैं ये आम कुर्सियां नहीं है, स्पेशलाइज्ड कुर्सियां हैं, इसको मैं प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा। ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी आम बिल्डिंग नहीं है, स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है, इसको मैं प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा, एंड अकॉर्डिंगली 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता हूं मैं। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई देखो अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, अगर आपकी कोई फर्नीचर है, इवन वो स्पेशलाइज्ड है, फिर भी उस केस में उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानना है आपको, ठीक है ना, उसको क्या मानेंगे अपन, बिल्डिंग और फर्नीचर ही मानेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% ही होगा। तो सरकार ने साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया कि प्लांट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, प्लांट डज नॉट इंक्लूड
टी बुशेज, लाइव स्टॉक या फिर स्पेशलाइज बिल्डिंग या फर्नीचर। सरकार ने कहा कि भाई अगर कोई चीज फर्नीचर है या अगर कोई चीज बिल्डिंग है तो उसको बिल्डिंग या फर्नीचर ही मानेंगे। अच्छा, आप जो है ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्पेशलाइज फर्नीचर है तो इसको मैं प्लांट मशीनरी मानूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्पेशलाइज बिल्डिंग है तो ये प्लांट मशीनरी हो गई। बात समझ आ गई? लॉजिकल है। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, ये अपन बाद में देखेंगे, इसी चैप्टर में अपन बाद में जाके समझेंगे भाई क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी क्यों है। आगे बढ़ते हैं, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, तो सुनो मेरी बात, अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको किस पे मिलता है? सीधी सी बात है, कॉस्ट पे मिलता है। मतलब जितने का भी आपने क्या करा है, प्लांट मशीनरी परचेस करा है, एसेट परचेस करा है, उतने भी आपको क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 1 लाख का प्लांट मशीनरी खरीद के लेके आया हूँ तो 1 लाख पे तो मैं डेप्रिसिएशन लूंगा ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडी में परचेज ऐड करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडी में परचेज क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बेसिकली अपना जो है लॉ क्या कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट किसको मानोगे? तो लोगों ने कहा कि भाई जितना भी अमाउंट आपने क्या करा है, पे करा है टू एक्वायर द एसेट, टू परचेज द एसेट, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। भाई अगर मैं 1 लाख रुपीज की कोई प्लांट मशीनरी परचेज करके लेके आया हूं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट भी तो 1 लाख ही होगी ना। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल पेमेंट जो है किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया है तो उसको जो है एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या मतलब है भाई? देखो आरजी जो है बेसिकली मशीनरी खरीदने गया, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी। सरकार ने बोला कि भाई 90,000 तू पे कर दे, 10,000 मैं पे कर देती हूँ। तो मुझे बताओ कि आरजी की जेब से कितना गया? आरजी की जेब से गया बेसिकली कितना? 90,000। तो लोगों ने कहा कि भाई एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट। भाई एसेट को खरीदने के लिए आपने कितना पेमेंट करा है? अच्छा, एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट मेड बाय द अदर पर्सन। तो मोटा मोटा ये है कि भाई आपकी जेब से नेट कितना पैसा गया है वही क्या होगा? आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा। वही आप क्या करोगे? वही जो है आप परचेज में इंक्लूड करोगे। लॉजिकल बात है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई मैं एसेट परचेज करने गया, मेरी जेब से 1 लाख रुपीज चले गए, मैं 1 लाख रुपीज का एसेट परचेज करके लेके आया। अच्छा सरकार ने मुझे क्या करा? 10,000 रुपीज जो है क्या करा? रिफंड दे दिया। या फिर सरकार ने बोला कि भाई ठीक है 10,000 मैं बियर करूंगी। तो मेरी जेब से गया 1 लाख, सरकार ने मुझे क्या करा? 10,000 दे दिया। तो मेरी जेब से अल्टीमेटली कितना गया? 90,000 गया। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट। भाई जितना भी एसेट को एक्वायर करने के लिए मैंने अमाउंट पे करा है वही मेरा क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट होगा। अच्छा कोई अमाउंट अगर किसी थर्ड पर्सन ने पे कर दिया है, मतलब आपकी जेब से नहीं है, तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा क्या? एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अच्छा इसी तरह से कस्टम ड्यूटी क्लेम्ड एज रिफंड हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्या करिए, यूएसए से कोई प्लांट मशीनरी क्या करिए? इंपोर्ट करिए 1 करोड़ की। अच्छा 1 करोड़ की प्लांट मशीनरी आपने क्या करिए? इंपोर्ट करिए। और आपने क्या करा? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज का कोई कस्टम ड्यूटी पे करा था इंपोर्ट करते समय। तो बेसिकली आपका जो है टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी कितना निकल के आ रहा है? 1 करोड़ निकल के आ रहा है। अच्छा प्रोविजन ये कहता है, अपना जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी बाद में जाके आपको रिफंड कर दी जाती है, अगर कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जांपल बाद में जाके आपको रिफंड कर दी जाती है तो बेसिकली वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपकी जेब से क्या था? 1 करोड़, लेकिन फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी आपको रिफंड कर दी जाती है तो उस केस में 10 लाख अपन क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो बेसिकली आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा 90 लाख। आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? 90 लाख होगा। तो ये जो 90 लाख है ये अपन क्या करेंगे? इस परचेज में ऐड करेंगे। ये जो आप क्या करते हो, ये जो आप जो है बेसिकली डब्बा बनाते हो, अपन परचेज में कितना ऐड करेंगे? 90 लाख ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी जेब से तो 90 लाख ही गया ना। तो आपको जो डेप्रिसिएशन वो कितने में मिलेगा? 90 लाख पे ही मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई कस्टम ड्यूटी क्लेम्ड एज रिफंड, कस्टम ड्यूटी क्लेम्ड एज रिफंड हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट के अंदर कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है और कस्टम ड्यूटी बाद में आपको रिफंड मिल जाती है तो सीधी सी बात आपकी जेब से 10 लाख रुपीज नहीं गए। आपकी जेब से जो है 10 लाख रुपीज नहीं गए, आपने 1 करोड़ पे करा था लेकिन 10 लाख रुपीज आपको वापस मिल गए। तो आपकी जेब से नेट कितना गया? आपकी जेब से नेट गया 90 लाख रुपीज। तो 90 लाख की क्या बनेगा? 90 लाख की जो है आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा एंड 90 लाख पे ही आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक और प्रोविजन आता है, एक और प्रोविजन आता है कि भाई अगर आपने क्या करा है? कैश में पेमेंट कर दिया है, अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया है टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे 10,000 से ज्यादा का, तो वो जो है एक्चुअल कॉस्ट में अपन ऐड नहीं करेंगे। अच्छा सेक्शन 40A3, इसी चैप्टर में जाके अपन जो है सेक्शन 40A3 पढ़ेंगे। जैसे आप 40A3 पढ़ लोगे तो ये वाला पॉइंट जो है आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अभी इतना सा ध्यान रख लो कि भाई अगर आपने एसेट परचेस करा है और एसेट परचेस करते समय आपने क्या करा है? 10,000 से ज्यादा का कैश में पे कर दिया किसी पर्सन को, तो जितना भी अमाउंट आपने कैश में पे करा है वो जो है आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज की कोई प्लांट मशीनरी परचेस करी है, लेकिन आपने क्या करा था? 1 लाख रुपीज जो है कैश में पे कर दिया था, 1 लाख रुपीज कैश में पे कर दिया था। तो सीधी सी बात यह है कि भाई आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना माना जाएगा? 10 - 1 बोले तो 9 लाख। तो आपको डेप्रिसिएशन कितने मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा 9 लाख पे। अच्छा ये कैश पेमेंट जो है मेड टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे ग्रेटर देन 10,000, ठीक है ना। सेक्शन 43 जब अपन पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में समझेंगे, बहुत डेप्थ में समझेंगे कि भाई ये वाला प्रोविजन लाया क्यों गया। लॉजिक की बात समझ आई? तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये कि कितने अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। जितना भी अमाउंट आपने पे करा है उतने अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपको तो ये देखना है कि आपकी जेब से नेट कितना गया। अगर किसी थर्ड पर्सन ने कोई अमाउंट पे कर दिया है, अगर किसी थर्ड पर्सन ने कोई अमाउंट पे कर दिया वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूडेड है। जैसे 1 लाख का प्लांट मशीनरी है, 1 लाख आपने पेमेंट कर दिया लेकिन 10,000 सरकार से आपको रिफंड मिल गया, ये 10,000 की सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा 90,000। तो 90,000 क्या होगा? 90,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा, 90,000 भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसी तरह से अगर कस्टम ड्यूटी क्या है आपके एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूडेड है एंड कस्टम ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाता है तो अगेन वो क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर दिया जाएगा।
हाँ जी, तो देखो आपने जो है एक्चुअल कॉस्ट का कंसेप्ट समझ लिया। एक्चुअल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई किस अमाउंट पे जो है आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। डन है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं अपन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, अभी तक आपने मुझसे ये समझाया कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब एक नया कंसेप्ट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले ये समझते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाया ही क्यों गया। देखो, मैंने अभी तो आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको सिंपली ये बताया कि भाई जो भी आपका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन बेस बनाएंगे। उसको अपन क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। फिर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट ने जो एडजस्टमेंट्स बोल रखे हैं अपन उन एडजस्टमेंट्स को करते हैं। और एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो है अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट को निकालते हैं। और उस एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल एक एडजस्टमेंट क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट की, भाई आप क्या करो, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट ऐड कर दो। अच्छा, और फिर जो है डेप्रिसिएशन निकालो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो है आपको क्या करना है, इनकम टैक्स एक्ट में जो मेथड दे रखा है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है। एंड वो आप क्या कर सकते हो, एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट पकड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, जो भी आपने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन ले रखा है उसको एड बैक कर देते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट वाला डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब एक नया कंसेप्ट आती है, सरकार जो है एक नया कंसेप्ट लेके आती है, और वो नया कंसेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करना चाहती है। सरकार चाहती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इससे होगा क्या कि भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडिया का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इंसेंटिव दिया सरकार ने, जो है क्या करा, इंसेंटिव दिया सरकार ने, जो है एसएससी को कहा, सरकार ने जो है बेसिकली एसएससी को कहा जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या प्रिंटिंग बिजनेस। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो भी एसएससी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जो है बेसिकली किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ पावर। तो कोई भी एसएससी जो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी आर्टिकल का, या फिर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी एसएससी जो प्रिंटिंग बिजनेस में इंगेज है, प्रिंटिंग बिजनेस में इंगेज है बेसिकली जो एसएससी, ठीक है ना, उसको भी जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। अच्छा, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है आप बड़े ध्यान से समझना। सरकार ने इंसेंटिव दिया एसएससी को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी आर्टिकल का। अच्छा, सरकार ने ये कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो। जो प्रिंटिंग बिजनेस में इंगेज एसएससी थे वो ये कहने लग गए कि भाई देखो हम तो कोई आर्टिकल, हम जो है कोई आर्टिकल क्या नहीं करते, हम कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन हम तो क्या करते हैं, बुक्स को प्रिंट करते हैं। हम क्या करते हैं, बुक्स को प्रिंट करते हैं। तो हमें भी जो है क्या करो, हमें भी जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दो। तो सरकार ने बोला चलो आप भी ले लो। तो बेसिकली अगर आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी आर्टिकल की, या फिर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में एंगेज हो, या फिर प्रिंटिंग बिजनेस में एंगेज हो, तो सरकार ये कहती है कि जो भी आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेके आओगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भाई अगर आप क्या करते हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हो, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्या कर सकते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। क्या मतलब है समझना, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि भाई एक एसएससी है जिसका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 10 लाख का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है मेरा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी सर कितना है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी सर 2 लाख था, तो आपने क्या करा, 2 लाख को एड बैक कर दिया। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका डेप्रिसिएशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, फॉर एग्जांपल 4 लाख बन रहा है, तो अपने क्या करा, 4 लाख को लेस कर दिया। एसएससी ने क्या करा है, करंट ईयर में कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है, करंट ईयर में कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है। कब परचेस करी है, मैं डेट लिख देता हूँ भाई, 1 जुलाई 2025 को परचेस करी है। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट है इसकी बेसिकली 1 लाख। इतनी बात समझ में आई। तो करंट ईयर में एसएससी ने क्या करा है, कोई प्लांट मशीनरी नई परचेस करी है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, मतलब हमने 1 लाख रुपीज का क्या करा है, पेमेंट करा है, 1 लाख रुपीज की मेरी क्या है, कॉस्ट है। अच्छा, हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट ऐड कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकाला। अपने क्या करा, इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाला। तो बेसिकली अपने जो है क्या करा, सारे के सारे एसेट्स की डब्ल्यूडीवी को कंसीडर करा एंड उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाला। तो ये जो नई प्लांट मशीनरी है, ये जो नई प्लांट मशीनरी है, इसका भी डेप्रिसिएशन क्या हो गया, इसका भी डेप्रिसिएशन अपने कैलकुलेट करा, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन आता है वो अपने क्या करा, लेस कर दिया। अब मैंने आपको बताया एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, क्या बताया, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज हो, तो उस केस में हम आपको इंसेंटिव देते हैं कि भाई अगर आप कोई नई प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आओगे, तो जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% आपको क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई साहब क्या कर सकते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करेंगे, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो बेसिकली आप मुझे ये बताओ कि एज ए एसएससी आपको क्या फायदा हुआ, एज ए एसएससी आपको ये फायदा हुआ कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट कम कर सकते हो। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आई ना कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए सरकार ने जो है क्या करा, इंसेंटिव दिया कि भाई अगर आप क्या करते हो, नई प्लांट मशीनरी परचेस करते हो, तो उसका जो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है हम क्या करेंगे, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे। इतनी बात आपको समझता है क्या। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर केस में अपन ने जो है
प्लांट एंड मशीनरी परचेस कब करी थी? प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी थी 1 जुलाई 2025 को। अच्छा, और पुट टू यूज भी मैंने इसी दिन पे कर ली थी, तो लिख लेता हूं मैंने कि भाई मैंने पुट टू यूज भी इस दिन पे कर ली थी। अब अपना लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है, ठीक है ना, आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है एंड जिस साल आपने परचेस करी थी उस साल आपने क्या करा है 180 डेज से ज्यादा उसको यूज करा है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? उस केस में जो है आप कंप्लीट एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो, मतलब फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये भाई साहब जो है प्लांट एंड मशीनरी खरीद के कब लेके आए? 1 जुलाई 2025 को लेके आए। पुट टू यूज भी जो है बेसिकली इसने इसी दिन कर ली, मतलब इस दिन से जो है इस प्लांट एंड मशीनरी को हमने यूज करना चालू कर दिया। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 26 देखोगे तो 180 डेज से ज्यादा निकल के आएगा, 180 डेज से ज्यादा निकल के आएगा। देयरफॉर अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है बेसिकली पुट टू यूज करा है, अगर आपने पुट टू यूज करा है 180 डेज से ज्यादा, तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने करंट टाइम में क्या करा है? करंट टाइम में इसको 180 डेज से कम यूज करा है, मतलब बेसिकली 180 डेज से जो है बेसिकली इसको क्या करा है आपने? कम यूज करा है। फॉर एग्जांपल अपन जो है प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेके आए 1 जनवरी 2026 को एंड अपन ने 1 जनवरी 2026 को जो है इसको यूज करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 26 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 डेज से कम निकल के आता है। तो अपना लॉ ये कहता है कि जो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका 50% आपको करंट टाइम में मिलेगा एंड 50% आपको क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम में दे देंगे। तो देखो करंट टाइम में जो आपका ये प्लांट मशीनरी है, करंट टाइम में जो आपका ये प्लांट मशीनरी है, ठीक है ना, करंट टाइम में जो आपका ये प्लांट मशीनरी है 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो बेसिकली आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना कितना चाहिए? वैसे तो भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए आपको 1 लाख का 20%। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर करंट टाइम में आपने 180 डेज से कम यूज करा है तो उस केस में आपको करंट टाइम में 50% ही मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट था कितना था? एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 1 लाख का 20%, राइट। मतलब बोले तो कितना हो गया ये हो गया आपका 20,000। तो सरकार ने कहा कि भाई 20,000 का 50% आपको क्या करेंगे? करंट टाइम में देंगे। मतलब आपको जो है करंट टाइम में कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? करंट टाइम में आपको 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और जो 10,000 का बच गया वो हम क्या करेंगे? आपको अगले साल दे देंगे। लॉजिकली बात समझ में आई? पढ़ो देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने करंट टाइम में क्या करा है? एसेट को 180 डेज से कम यूज करा है तो बेसिकली 50% ऑफ द एलिजिबल एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड। तो बेसिकली जो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन बनता है उसका 50% करंट टाइम में अलाउ करा जाएगा। बाकी बैलेंस 50% आपको जो है अगले साल क्या मिलेगा? बाकी जो बैलेंस 50% है अगले साल जो है आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ईजी है। अब एक और चीज देखना, सरकार ने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो न्यू प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आते हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या करेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर आप जो है शिप परचेस करके लेके आते हो या फिर एयरक्राफ्ट परचेस करके लेके आते हो तो उस केस में जो है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। बेसिकली अगर आप देखते हो अगर आप शिप परचेस करते हो या फिर एयरक्राफ्ट परचेस करते हो तो इससे कोई मैन्युफैक्चर इससे जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली आप जो है शिप लेके आते हो तो शिप से मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करोगे। आपने जो है हवाई जहाज परचेस कर लिया तो उससे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करोगे। सरकार ने कहा कि भाई देखो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप क्या करो? ऐसी प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आओ जिससे जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? बूस्टअप होती है। तो शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इससे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग तो प्लांट मशीनरी से होती है। सरकार ने कहा कि भाई अगर आप न्यू प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आते हो तो हम क्या करेंगे? आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। लेकिन अगर आप शिप परचेस करते हो या फिर एयरक्राफ्ट परचेस करते हो तो इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज देखना, इन लोगों ने कहा कि प्लांट मशीनरी नॉट क्वालिफाइंग फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अगर आप सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आते हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा न्यू परचेस करके लेके आओ, सेकंड हैंड परचेस करके लेके आते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया जाएगा। अब ये सेकंड हैंड भले ही आपने इंडिया से खरीदी हो या फिर आउटसाइड इंडिया से खरीदी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर सेकंड हैंड है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब सुनो, सरकार ने कहा कि भाई देखो हम चाहते हैं कि भाई आप क्या करो? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करो। मतलब बेसिकली प्लांट मशीनरी खरीद के लेके आओ और जो है क्या करो? अपनी फैक्ट्री में लगाओ जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप होए। अगर आप कोई प्लांट मशीन लेके आते हो और अपने ऑफिस में लगा लेते हो, या फिर अपने जो है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में लगा लेते हो या फिर गेस्ट हाउस में लगा लेते हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई प्लांट मशीनरी नहीं परचेस करके लेके आते हो और आपने क्या कराया? उसको ऑफिस प्रीमाइसेस हो गया, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन हो गया या फिर गेस्ट हाउस में इंस्टॉल कर दिया तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। सरकार का पर्पस क्या है? सरकार का पर्पस है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो। तो सरकार ने कहा कि भाई आप नई प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आओ और अपनी फैक्ट्री में लगाओ। नई प्लांट मशीनरी लेके आओ और फैक्ट्री में लगाओ। क्या फैक्ट्री में शिप काम आती है? क्या फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट काम आता है? क्या नहीं काम आता। तो सरकार ने कहा कि शिप और एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप जो है बेसिकली क्या करते हो? कोई प्लांट मशीनरी लेके आते हो, गेस्ट हाउस में लगा देते हो तो बेसिकली उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी क्या? सरकार ने कहा नहीं होगी। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हो? कोई प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आते हो और आपने क्या करा? ऑफिस प्रीमाइस में लगा दिया या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में लगा दिया या फिर गेस्ट हाउस में लगा दिया तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो ऑफिस अप्लायंसेज हैं उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑफिस में एसी लगा दी है तो ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री में होती है। तो सरकार ने कहा कि ऑफिस अप्लायंसेज पे आपको क्या नहीं मिलेगा? ऑफिस अप्लायंसेज पे जो है आपको बेसिकली एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर ऑफिस में आपने कोई कंप्यूटर लगा दिया एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अगर फैक्ट्री में कोई
फैक्ट्री में कोई ट्रक यूज कर रहा है तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में यूज हो रही है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, कोई ट्रक को फैक्ट्री में यूज कर रहे हो तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप कोई कंप्यूटर क्या कर रहे हो, अगर आप कोई कंप्यूटर फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आपने क्या करा है कोई फोर्कलिफ्ट ट्रक, ठीक है ना, फोर्क लिफ्ट ट्रक एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा अगर आप क्या करते हो उसको फैक्ट्री में यूज कर रहे हो। इसी तरह से जो जनरेटर है उसमें भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा अगर वो फैक्ट्री में इंस्टॉल है। तो मोटा मोटी सरकार ने ये कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कोई प्लांट मशीनरी परचेज करके लेके आते हो, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है, फैक्ट्री में लगा रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम दे देंगे। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन कंप्यूटर्स यूज्ड इन फैक्ट्री, फोर्कलिफ्ट ट्रक पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जनरेटर फॉर फैक्ट्री पे भी आपको एडी मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डन है। तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का पूरा फंडा समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो दो पॉइंट है मैं थोड़ी देर बाद में कराऊंगा आपको, बाद में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आया, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आया कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली कब मिलता है और क्यों मिलता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया ना, रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों मिलता है। सरकार ने कहा कि भाई देखो हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप नई प्लांट मशीनरी परचेस करके लेके आओ, फैक्ट्री में लगाओ और मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप करो। इससे होगा क्या कि भाई लोगों में इंप्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो सरकार ने एसएससी को इंसेंटिव दिया कि भाई ठीक है आप क्या कर सकते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। एसएससी को क्या इंसेंटिव है कि वो क्या कर सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट कम कर सकता है, अकॉर्डिंगली उसका जो टैक्स है वो क्या होगा, कम होगा। डन है। अच्छा, आगे देखो, एक और कंसेप्ट देखने जा रहे हैं अपन, एक और कंसेप्ट देखते हैं, आ जाओ भाई। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि भाई अपना प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल चल रहा है 25-26, ठीक है। तो बेसिकली चालू कब होगा, 1 अप्रैल 25 को चालू होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च 26 पे खत्म होगा। अच्छा, एक फर्म है, ठीक है ना, एक फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, एक फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, और किस दिन पे कन्वर्ट हुई, 1 जुलाई 2025 को जो फर्म है वो कंपनी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। पढ़ो देखो, इन लोगों ने कहा कि XYZ नाम की एक फर्म थी जो क्या हो गई, कंपनी में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली सीधी सी बात यह है कि भाई इधर से लेके इधर तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2025 तक फर्म एग्जिस्टेंस में थी। अच्छा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 26 तक जो है कंपनी एग्जिस्टेंस में थी। सीधी सी बात है ना कि पहले तो 3 महीने फर्म एग्जिस्टेंस में थी, फिर फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब सीधी सी बात है कि भाई 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 26 तक जो एग्जिस्टेंस में है वो कौन है, कंपनी है। अब सुनो, फर्म के पास 1 जुलाई 2025 को एक एसेट था जिसका WDV कितना है, जिसका WDV है फॉर एग्जांपल 1 लाख। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। बात समझ आई? तो सीधी सी बात ये है कि भाई ये जो एसेट है 3 महीने तो फर्म ने यूज करा है और उसके बाद जो आपके 9 मंथ्स है कंपनी ने यूज करा है। अब सवाल ये आता है कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे बांटा जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि भाई हम ये देखेंगे कि भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, पूरे साल का आपका डेप्रिसिएशन बनता है 1 लाख का 15%। तो 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000 हो जाता है। तो 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब सिंपल सी बात आपको ये देखनी है कि भाई फर्म को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई फर्म को कब से कब तक का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 1 अप्रैल 2025 से लेके, ठीक है ना, 30 जून 2025 तक का जो डेप्रिसिएशन है वो किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। अच्छा, 1 जुलाई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का जो डेप्रिसिएशन है वो किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। बात समझ में आती है? आ जाओ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया 15,000। अच्छा, इधर से लेके इधर तक कितने डेज होंगे, तो भाई अप्रैल के तो होंगे आपके 30 डेज, अप्रैल के हो गए 30 डेज, मई के हो गए 31 और जून के कितने हो गए, 30 हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 91 डेज हो गया। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे 15,000 इंटू 91 डेज डिवाइड बाय 365। तो कितना निकल के आएगा, ये करो इसको भाई, 15,000 इंटू मैंने करा 91 डिवाइड बाय 365 करा, कितना आ गया, ये आ गया मेरा 3739। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, 3740 कर लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली 15,000 में से 3740 का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो बेसिकली 3 महीने 91 डेज जो आपका एसेट है वो किसने यूज करा है, फर्म ने यूज करा है। तो बेसिकली 3740 का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। अच्छा, बाकी जो बच गया वो किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो बेसिकली 365 में से 91 गया तो कितना बचा, 365 में से 91 गया तो बचा कितना, 274। तो 15,000 इंटू मैंने करा 274 डिवाइड बाय 365। तो करो कितना आ रहा है ये, 15,000 इंटू 274 डिवाइड बाय 365 करा, कितना आ गया, ये निकल के आ गया आपका 11,260। कितना आ गया, 11,260। दोनों को टोटल करो, 3740 प्लस 11,260 कितना आ गया, ये मोटा मोटी आपका 15,000 बैठ गया। डन है। तो 3740 का डेप्रिसिएशन मिलेगा फर्म को और 11,260 का डेप्रिसिएशन मिलेगा किसको, कंपनी को। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर कोई कंपनी क्या होती है, सॉरी अगर कोई फर्म क्या होती है, कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो सिंपल सी बात अपन क्या करेंगे, जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द फर्म एंड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच द एसेट वर यूज्ड बाय देम। डन। पढ़ो देखो, इन लोगों ने
इन लोगों ने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द टू एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट वर यूज्ड बाय देम इन द फॉलोइंग केसेस। देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि भाई फर्म क्या हो गई, फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट हो गई, या फिर एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म क्या हो गई, कंपनी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आई? तो उस केस में अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर देंगे, अभी अपन ने पढ़ा। अच्छा, इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई, एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, तो अगेन जो डेप्रिसिएशन है वो अपन क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या हो गया, सक्सीड हो गया, बिजनेस क्या हो गया, सक्सीड हो गया। बेसिकली बिजनेस का क्या हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो है सिंपल सी बात ये है कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन है वो क्या कर दिया जाएगा, अपोर्शन कर दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि भाई इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय द कंपनी, तो बेसिकली आपकी फर्म क्या हो गई, कंपनी में कन्वर्ट हो गई, या फिर आपकी सोल प्रोप्राइटरी फर्म क्या हो गई, कंपनी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से अपने ये देखा कि भाई आपकी प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या हो गई, एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। तो देखो क्या रखा है, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। फिर अपन ने देखा कि प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल पहले कौन बिजनेस कर रहा था, पहले जो है बेसिकली पहले रोहन बिजनेस कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, रोहन बिजनेस कर रहा था। अच्छा, रोहन बिजनेस कर रहा था, रोहन की एज कितनी हो गई है, रोहन की एज हो गई 75 की, ठीक है ना, रोहन की एज कितनी हो गई, 75 की हो गई। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो अपना बिजनेस है वो किसको हैंड ओवर कर दिया, वो जो है बेसिकली रोहन ने अपने सन को हैंड ओवर कर दिया। तो सीधी सी बात ये है कि भाई इधर से लेके इधर तक का जो क्या है, इधर से लेके इधर तक का जो डेप्रिसिएशन है वो किसको मिलेगा, रोहन को मिलेगा, और इधर से लेके इधर तक का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, सन को मिलेगा। बात समझ आ गई? तो ये कौन हो गया, सक्सेसर हो गया, और ये कौन हो गया, प्रीडिसेसर हो गया। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदरवाइज देन ऑन दैट। तो देखो इन लोगों ने ये कहा भाई रोहन का बिजनेस था, ठीक है ना, रोहन का बिजनेस था, रोहन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, रोहन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और डेथ में क्या होता है, बिजनेस सक्सीड होता है रोहन के सन को। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, रोहन के सन को मिलेगा। वेरी इजी, डन है। आगे बढ़े अपन। इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि भाई अमलगमेटिंग या फिर अमलगमेटेड कंपनीज या डीमर्ज जो रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन या फिर डीमर्जर, क्या मतलब है समझना। भाई देखो एग्जांपल ले लेते हैं, इधर अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक कंपनी थी आर लिमिटेड, ठीक है ना, और एक कंपनी थी जी लिमिटेड। दो कंपनी थी, एक कंपनी थी आर लिमिटेड और एक कंपनी थी जी लिमिटेड, ठीक है ना। तो आर लिमिटेड जो है बेसिकली 3 महीने अपना बिजनेस करती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ जुलाई 2025 को आर लिमिटेड क्या होती है, जी लिमिटेड से अमलगमेट हो जाती है। आर लिमिटेड जो है क्या हो जाती है, जी लिमिटेड से अमलगमेट हो जाती है, तो एक नई कंपनी बनती है आरजी लिमिटेड। तो सीधी सी बात है कि भाई 3 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा किसको, आर को, और बाकी जो आपका 9 मंथ्स है उसका डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, आरजी लिमिटेड को मिलेगा। वेरी इजी। तो ये क्या हो गया, अमलगमेशन का केस हो गया, जहां पर जो आपका डेप्रिसिएशन है वो क्या करा जाता है, वो जो है बेसिकली अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी के बीच में अपोर्शन कर दिया जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक कंपनी थी आरजी लिमिटेड, ठीक है ना, एक कंपनी थी आरजी लिमिटेड। अच्छा, 1 जुलाई 2025 को क्या होता है कि आरजी लिमिटेड से जो है जी लिमिटेड हट जाती है, तो बस्ती कौन है, बस्ती है सिर्फ आर लिमिटेड। तो उस केस में सीधी सी बात है कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, आरजी लिमिटेड को मिलेगा, और बाकी जो टाइम बच गया, बाकी जो 9 मंथ्स बच गया उसका डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, आर लिमिटेड को मिलेगा। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन ने केसेस पढ़े कि जहां पर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या कर दिया जाता है, अपोर्शन कर दिया जाता है बिटवीन द टू एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। वेरी इजी। आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो चलो अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट देख लिया और अपन ने जो है ये नोट देख लिया। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, तो देखो एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको डब्ल्यूडीबी मेथड से ही मिलता है। लेकिन सरकार ने क्या बोला कि भाई अगर आप एक एसएससी हो और आप इंगेज्ड हो इन जनरेशन या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो या फिर जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एसएलएम चूज कर सकते हो या फिर डब्ल्यूडीबी चूज कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो बेसिकली वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट में सारे के सारे एसएससी को क्या करना पड़ता है, डब्ल्यूडीबी मेथड ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एसएससी हो और आप इंगेज्ड हो इन जनरेशन या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो बेसिकली हमने इन लोगों को क्या बोला कि भाई आप चाहो तो एसएलएम ले सकते हो। देखो क्या दे रखा है, एसएससी इंगेज इन जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चोजन इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूडीबी मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि एक्चुअल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द जो भी आपका एसेट है, आपको क्या मिल जाएगा, पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो बेसिकली अपना जो एसएससी है अगर जनरेशन ऑफ पावर के बिजनेस में इंगेज है तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, एसएलएम मेथड को चूज कर सकता है एंड एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब सुनो, एक कंसेप्ट आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो अपना एक एसएससी है जिसने प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या करा है, एक एसेट खरीदा है जिसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। ये पावर के जनरेशन के बिजनेस में इंगेज्ड है और जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है, 1 लाख है। तो मुझे बताओ ये क्या कर सकता है, एसएलएम मेथड को चूज कर सकता है। इसने एसएलएम मेथड चूज कर रखा है। अच्छा, एसएलएम मेथड के बेसिस पे हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, भाई सीधी सी बात है 1 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। अब सुनो मेरी बात,
हमने एसेट खरीदा था प्रीवियस है 21-22 में, और एसेट को जो है बेसिकली यूज भी करने लग गए प्रीवियस है 21-22 में। अच्छा 5 साल हमने क्या करा, एसेट को यूज करा, और 5 साल जो है एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करा। तो मुझे बताओ कि भाई 5 साल में जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, बेसिकली टोटल डेप्रिसिएशन होगा 50,000 का। तो एवरी ईयर आपने क्या करा है 10,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करा है। अब सुनो मेरी बात, 5 साल बाद ये एसएससी क्या करता है, 5 साल बाद जो ये एसएससी है क्या करता है, अपने एसेट को बेच देता है। चलो मुझे एक चीज बताओ, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, 1 लाख में से अपने क्या करा 5 साल का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि भाई प्रीवियस है 26-27 में, ठीक है ना, प्रीवियस है 26-27 में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, तो सीधी सी बात है 1 लाख में से क्या करूंगा मैं 5 साल का डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ गई, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई 50,000 की। अब सुनो मेरी बात, तो करंट ईयर में मतलब प्रीवियस है 26-27 में ये एसएससी क्या करता है, अपने इस एसेट को सेल कर देता है, अपने इस एसेट को क्या कर देता है, सेल कर देता है। और सेल वैल्यू कितनी है, मैं लिख लेता हूं कि भाई आपकी सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू इधर लिख लेते हैं कि भाई आपकी सेल वैल्यू है 35,000, सेल वैल्यू कितनी है 35,000 है। तो यहाँ पे देखो कि भाई 50,000 की चीज को, 50,000 की चीज को जो एसएससी है, 50,000 की चीज को जो एसएससी है उसने क्या करा है 35,000 रुपीज में क्या करा है, बेचा है। तो बेसिकली फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, भाई 50,000 की चीज को 35,000 बेचा है, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, सीधी सी बात है क्या हुआ है 15,000 का लॉस हुआ है, 15,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये जो 15,000 का लॉस है, ये जो आपका 15,000 का लॉस है, ये आप क्या करोगे पीएनएल में ले जाओगे। भाई लॉस से क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम होता है। तो सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने कहा बिल्कुल यही करना है अपने को, सरकार ने कहा बिल्कुल यही करना है कि भाई अगर आपने कोई एसेट बेची है जिसकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कम है, तो उस केस में जो भी आपका लॉस है, जो भी आपका लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। सरकार ने बोला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये जो लॉस है पीएनएल में जाएगा। सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, सरकार ने इसका नाम रख दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, सरकार ने जो है इसका नाम क्या रख दिया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो मेरी बात सुनो, अगर 50,000 की चीज को आप क्या करते हो 35,000 बेचते हो, तो आपको 15,000 का लॉस होगा। क्या होगा 15,000 का लॉस होगा। तो ये 15,000 का लॉस कहां पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल को कम करेगा, राइट। सरकार ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बस सरकार ने ये बोल दिया कि भाई ये जो 15,000 है ना, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन रख देते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, आप करोगे क्या। सीधी सी बात यह है कि भाई आपका जो 50,000 का एसेट है, आपका जो 50,000 का एसेट है, सरकार ने बोले एक काम करो, पहले जो आपका ये लॉस है ना, इसको एज अ डेप्रिसिएशन, इसको एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, ठीक है ना, इसको एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, और ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन आप पीएनएम ले जाना। अब जो आपका एसेट का वैल्यू है वो कितना हो गया 35,000 हो गया, और 35,000 की चीज को आपने क्या करा 35,000 पे बेच दिया। तो मैंने आपको दोनों फंडा बता दिया, दोनों लॉजिक बता दिया। तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि भाई सरकार ये कहती है कि भाई अगर आप क्या करते हो, कोई एसेट बेचते हो, अगर आप जो है बेसिकली क्या करते हो, ये वाला एसेट बेचते हो, एंड इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो सेल वैल्यू है वो डब्ल्यूडीवी से कम है, सेल वैल्यू जो है वो डब्ल्यूडीवी से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा। एंड ये आप क्या कर सकते हो पीएनएल में, क्या कर सकते हो पीएनएल में बुक कर सकते हो। मतलब पीएनएल में आप क्या करोगे 15,000 का जो है 15,000 का टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे। वेरी इजी, वेरी लॉजिकल। पढ़ो देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई इन केस डब्ल्यूडीवी जो है सेल वैल्यू से ज्यादा है, तो इन लोगों ने कहा कि बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड अलाउड एज एक्सपेंस ओनली इफ इट इज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन लोगों ने सिंपल सी बात ये कही कि भाई ये जो 15,000 का लॉस है, ये जो 15,000 का लॉस है, क्या करोगे आप 15,000 का जो लॉस है वो आप पीएनएल में लेके जा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो मोटा मोटी ये जो 15,000 का लॉस है, इसका जो लॉस का नाम है सरकार ने क्या रख दिया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन रख दिया। तो सरकार ये कहती है कि भाई आपका जो 50,000 का एसेट है उसमें से आप क्या करो 15,000 का जो है टर्मिनल डेप्रिसिएशन ले लो। मतलब ये जो 15,000 है क्या चला जाएगा आपके पीएनएल में, डेबिट में चला जाएगा, मतलब पीएनएल कम कर देगा आपका। फिर आपके एसेट की वैल्यू होगी 35,000, और 35,000 के एसेट को आपने क्या करा 35,000 में बेच दिया। तो दोनों लॉजिक मैंने आपको समझा दिए। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ आया क्या। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कहां पर आता है भाई, ये एसएलए मेथड में आता है, ये जो है एसएलए मेथड में आता है, ठीक है ना। तो जो अपन ये एसएलए मेथड वाला बात कर रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर एसएससी के लिए जो अपन ये एसएलए मेथड वाला बात कर रहे हैं, तो ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है ये कहां पर आता है, एसएलए मेथड वाले कंसेप्ट में आता है, ठीक है। डब्ल्यूडीवी में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज की, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो अपना एसएलए मेथड चूज करता है ना, ये जो पर्टिकुलर एसएससी एसएलए मेथड चूज करता है उसके लिए है। अब एक कंसेप्ट आता है बैलेंसिंग चार्ज का, एक कंसेप्ट आता है बैलेंसिंग चार्ज का। समझना बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या है, आज देख लेते हैं। बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या है देख लेते हैं, ठीक है ना। सेम केस है अपना, पूरा का पूरा केस सेम है, बस हमने जो ये एसेट को बेचा है, हमने जो एसेट को बेचा है ये कितने बेचा है, इसकी सेल वैल्यू ले लो, इसकी सेल वैल्यू है कितनी 65,000 की, सेल वैल्यू कितनी है 65,000 की है। तो मुझे बताओ 50,000 की चीज को आपने क्या करा है 65,000 में बेचा है, 50,000 की चीज को आपने क्या करा है 65,000 बेचा है, मतलब आपको क्या हुआ है 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। 15,000 आप क्या करोगे 15,000 जो है आप अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर लोगे। तो ये जो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, सिंपल सी बात है, इससे आपका जो है क्या होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखो आप क्या करते हो, आप जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पहले तो नेट प्रॉफिट पकड़ते हो, उसके अंदर सारे एडजस्टमेंट्स करते हो, तो उसके अंदर एक और एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक और एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट कितना हो गया 15,000 हो गया। अब सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि भाई इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे बैलेंसिंग चार्ज। इसका नाम क्या रख दिया सरकार ने, इसका नाम रख दिया बैलेंसिंग चार्ज। तो लॉजिकली बात समझ आ गई। तो बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या होता है
बैलेंसिंग चार्ज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, कौन से एसेट की, भाई जिस एसेट पे ये वाला एसएससी क्या कर रहा है, एसएलएम मेथड पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, तो अगर सेल वैल्यू एचडीवी से ज्यादा है तो जो आपका प्रॉफिट है, उसको क्या माना जाएगा, उसको जो है बैलेंसिंग चार्ज माना जाएगा। अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है बढ़ा देंगे। बात समझ में आई? तो जो अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, जो अपन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर एक और एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना, किस नाम से, बैलेंसिंग चार्ज के नाम से, और आपको प्रॉफिट है 15,000 से बढ़ जाएगा। वेरी इजी। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी सेल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी सेल वैल्यू कितनी है, 1,05,000 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ मैं, 1,05,000। तो देखो आपकी भाई मैंने क्या करा है, 50,000 की चीज को 1,05,000 में बेचा है। मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, आपको जो है प्रॉफिट 55,000 का हुआ। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 55,000 का। बात समझ आई? अच्छा अब अपना लॉ क्या कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि जब भी आप कोई एसेट को बेचते हो, एंड अगर उसकी सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो बेसिकली जो भी आपका सेल वैल्यू है इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, वो आपका कैपिटल गेन्स की इनकम होगा। क्या मतलब है समझना भाई? देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई आपने क्या करा था, 1 लाख की एसेट परचेस करी थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करा था, तो 50,000 आपकी डब्ल्यूडीवी बच गई। इस 50,000 के एसेट को आपने क्या करा, 1,05,000 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 55,000 का। अब सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि भाई देखो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कोई एसेट को बेचते हो, एंड अगर आपकी सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो है दो कंपोनेंट निकलेंगे, प्रॉफिट के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक होगा पीजीवीपी और एक होगा कैपिटल गेन्स की इनकम। अच्छा अपना लॉ ये कहता है कि भाई देखो पिछले 5 साल में आपने जो है बिजनेस प्रॉफिट कितने से कम करा था, 50,000 से कम करा था। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 55,000 में से 50,000 का क्या करेंगे, 55,000 का जो है आपकी पीजीपी इनकम बढ़ा देंगे। अच्छा और बाकी जो 5,000 बच गया वो आपका क्या होगा, कैपिटल गेन्स का इनकम होगा। तो अपना लॉ सिंपल सी बात ये कहता है कि जब भी आपका क्या होता है, सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा होता है, तो सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल गेन्स की इनकम मानी जाएगी। क्या होगा, कैपिटल गेन्स की इनकम मानी जाएगी। कैपिटल गेन्स की इनकम जो है अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चालू करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी सेल वैल्यू कितनी है, 1,05,000 है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी, तो मेरी सेल वैल्यू जो है एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है सिंपल से दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो मेरी बनेगी पीजीपी इनकम और एक बनेगी कैपिटल गेन्स की इनकम। कैपिटल गेन्स की इनकम कितनी बनेगी भाई, सेल वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो 1,05,000 माइनस 1 लाख कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो 5,000 आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम बनेगी, और 55,000 में से अगर 5,000 चला गया तो बचा कितना, 50,000 आपकी पीजीपी इनकम बचेगी। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई देखो आपने पिछले 5 साल में क्या करा था, पीजीपी इनकम को 50,000 से कम करा था, पिछले 5 साल में आपने प्रॉफिट को 50,000 से कम करा। अब क्या कर रहे हो, अब जो है बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अब जो है आप पीजीपी इनकम को 50,000 से बढ़ा देते हो। बात समझ आ गई आपको? तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपका क्या होता है, जब भी आपका ये वाला एसेट बिकता है और आपकी सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई देखो जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको टैक्स तो पे करना है, लेकिन पीजीपी इनकम कितनी बनेगी। तो लॉ ने ये कहा कि भाई जितना आपने पिछले सालों में क्या करा था, प्रॉफिट को कम करा था, उतने से ही क्या करो, प्रॉफिट को बढ़ा दो, और जो बाकी एक्सेस है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल गेन्स की इनकम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 50,000 जो है, ये 50,000 क्या हो जाएगा, 50,000 इधर शो कर जाएगा, 50,000 जो है बेसिकली इधर शो कर जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली पीजीपी इनकम मान ली जाएगी, और जो आपका ये बैलेंस बच गया, 5,000 बच गया, ये बेसिकली कैपिटल गेन्स की इनकम मान लेंगे। मतलब जो आपका वो चौथा हेड होता है ना, उसके अंदर 5,000 की जो है क्या होगी, कैपिटल गेन्स की इनकम शो होगी। लॉजिकली बात समझ आ गई? अब पढ़ लो। देखो बैलेंसिंग चार्ज इन लोगों ने कहा कि भाई अगर सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो डिफरेंस जो है क्या होगा, आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। उसका नाम क्या रख दिया हमने, बैलेंसिंग चार्ज रख दिया। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनी एक्सेस ओवर द एक्चुअल कॉस्ट, भाई जितना भी आपका सेल वैल्यू है, ठीक है ना, जितना भी आपका सेल वैल्यू है ओवर एक्चुअल कॉस्ट, तो बेसिकली जितना भी आपका सेल वैल्यू है, ठीक है ना, ओवर एक्चुअल कॉस्ट, उसको अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन कैपिटल गेन्स की इनकम मानेंगे। तो एनी एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इधर भी अपन ने वही करा ना कि भाई मेरी सेल वैल्यू 1,05,000, मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है, तो बेसिकली सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बेसिकली कैपिटल गेन्स की इनकम होगी, एंड बाकी जो है आपकी क्या मान ली जाएगी, पीजीपी इनकम मान ली जाएगी। तो लॉजिकली आपको पूरा फंडा समझ में आ गया। तो अपना जो है बेसिकली लॉ ये कहता है कि जितने अमाउंट से आपने क्या करा था पिछले सालों में, क्या करा था, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करा था, उतने ही अमाउंट से क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट को इंक्रीज कर दोगे। अच्छा जो बाकी एक्सेस बच गया उसको कैपिटल गेन्स की इनकम मान लेंगे, ऑलराइट देखो ये क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, नेक्स्ट सेक्शन में अपन समझेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, और वो ये है कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्या होता है। समझते हैं। देखो बहुत आसान टॉपिक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जो आपके डेप्रिसिएबल एसेट है उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। अच्छा
फिर टेंजिबल में भी मैंने आपको ये बताया था कि भी 3 क्लासेस होती है, एक होता है बिल्डिंग, एक होता है फर्नीचर और एक होता है आपका प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी एसेट जो बेसिकली बिल्डिंग नहीं है, वो फर्नीचर नहीं है, तो वो किस किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो निकलता कैसे है। क्या करते हो, ओपनिंग डब्ल्यूडी में परचेज ऐड करते हो, सेल्स को लेस करते हो, आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी मिलती है। अच्छा, आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी मिल गई, फिर आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन रेट लगा लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज बेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट। अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट क्या है समझना। ब्लॉक ऑफ एसेट का सिंपल सा मतलब ये है, ब्लॉक ऑफ एसेट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई देखो, जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, सेम है, उसका क्या करो, उसका एक डब्बा बना लो, उसका एक डब्बा बना लो। अच्छा देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक एसएससी हूं, मेरे पास दो तरह की बिल्डिंग है, एक कमर्शियल पर्पस वाली बिल्डिंग है और एक रेसिडेंशियल पर्पस वाली बिल्डिंग है। तो सरकार ये कहती है कि रोहन, जितनी भी आपकी कमर्शियल पर्पस वाली बिल्डिंग है, जितनी भी आपकी कमर्शियल पर्पस वाली बिल्डिंग है, उन सबको क्या करो, उन सबका जो है एक डब्बा बना लो, उन सबका क्या करो, एक डब्बा बना लो। अच्छा, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 10%। फिर सरकार ने कहा कि भाई जितनी भी आपकी रेसिडेंशियल पर्पस वाली बिल्डिंग है, जितनी भी आपकी रेसिडेंशियल पर्पस वाली बिल्डिंग है, ठीक है ना, उनका क्या करो, एक डब्बा बना लो। तो बेसिकली मेरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, तो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी उस सबका मैंने क्या करा, एक डब्बा बना लिया, ठीक है ना, और उससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगेगी, 5% लगेगी। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है कि सेम क्लास एंड सेम रेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि सेम क्लास एंड सेम रेट। तो ब्लॉक का मतलब क्या है, एक डब्बा मान लो। ब्लॉक का मतलब क्या है, एक डब्बा। तो एक डब्बा जो सेम क्लास का होना चाहिए एंड सेम बेसिकली सेम रेट का होना चाहिए। सुनो मेरी बात, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो है बिल्डिंग की क्लास को पकड़ा। सबसे पहले मैंने क्या करा, बिल्डिंग की क्लास को पकड़ा। बिल्डिंग की क्लास में मैंने क्या देखा कि भाई जितने भी सेम रेट के एसेट हैं, जितने भी सेम रेट के एसेट है उसका एक डब्बा बन जाएगा। तो 10% वाले जितने भी एसेट होंगे उसका मैं क्या करूंगा, एक डब्बा बना लूंगा। 5% वाले जितने भी एसेट होंगे उसका मैं क्या करूंगा, एक डब्बा बना लूंगा। अब डब्बा बना के करेंगे क्या, सुनो भाई, डब्बा बना के अपन क्या करेंगे समझना। डब्बा बना के अपन करेंगे क्या, वो समझते हैं। देखो, तो बेसिकली मैंने ये बताया कि भाई जो भी 10% वाली बिल्डिंग थी, जितनी भी बिल्डिंग पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है, अपन ने क्या करा, उसका एक डब्बा बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, इन सारी बिल्डिंग का ओपनिंग डब्ल्यूडी पकड़ेंगे। इन सारी बिल्डिंग में अपन जितने भी परचेज करें वो ऐड कर देंगे। इन सारी बिल्डिंग में जितने भी अपन ने सेल करी वो लेस कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगी, अपने को जो है क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी मिल जाएगी इन सारी बिल्डिंग की। अच्छा, इस क्लोजिंग डब्ल्यूडी अपन क्या करेंगे, 10% रेट लगाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, सेम काम अपन करेंगे इस डब्बे का, सेम काम अपन क्या करेंगे, इस डब्बे का करेंगे। तो बेसिकली जितने भी 5%, मतलब जितनी भी बिल्डिंग है मेरी जिसपे 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, अपन ने क्या करा, उसका एक डब्बा बनाया। सेम काम करना है कि भाई ओपनिंग डब्ल्यूडी कितनी है, इन सारी बिल्डिंग की ओपनिंग डब्ल्यूडी कितनी है, कितनी परचेज करिए, कितनी सेल करिए, आपको क्या मिल जाएगी, आपको जो है क्लोजिंग डब्ल्यूडी मिल जाएगी। इस पे 5% रेट लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्लास का मतलब क्या है भाई, टोटल 4 ही क्लास हो सकती है भाई, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल। तो बेसिकली बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल। अब सुनो मेरी बात, बिल्डिंग के अंदर मैंने क्या करा, एक डब्बा बनाया भाई, सेम क्लास हो गया और सेम रेट हो गया, फिर सेम क्लास हो गया, सेम रेट हो गया। अच्छा, इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। इसी तरह से अपन क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह की क्या दे रखी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि भाई जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का क्या लग रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसका क्या करोगे, एक डब्बा बना लोगे। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी पे 40% का क्या लग रहा है, 40% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसका अपन एक डब्बा बना लेंगे। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी पे 30% का क्या लग रहा है, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी पे 30% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, अपन क्या करेंगे, उसका एक डब्बा बना लेंगे। एंड सेम काम करना है अपने को कि भाई ये जो 15% वाली जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज कितनी करी, सेल कितनी करी, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। अच्छा, इस पर अपन 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, अपन ने जो है इन सारे ब्लॉक्स का क्या करा, डेप्रिसिएशन निकाला। अच्छा, इन सारे ब्लॉक का जो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, इन सबको मैं करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट समझ में आया ना कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब बेसिकली बिल्डिंग जो आपकी बिल्डिंग है, तो इसके अंदर आप ये देख लो कि भाई सारी बिल्डिंग्स जिसपे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रही है उसका एक डब्बा बना लो। सारी बिल्डिंग जिसपे 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रही है उसका एक डब्बा बना लो। अच्छा, फर्नीचर पे तो एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो जितने भी आपके फर्नीचर है उनका क्या बन जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा। फिर आता है एक नेक्स्ट क्लास, प्लांट एंड मशीनरी। तो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है जिनका बेसिकली जिसपे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका एक डब्बा बना लो। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका एक डब्बा बना लो। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका एक डब्बा बना लो। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, ब्लॉक ऑफ एसेट बना दोगे, अकॉर्डिंगली करोगे, ब्लॉक बना दोगे। एंड इन सारे ब्लॉक्स का डेप्रिसिएशन निकालोगे
और इन सारे ब्लॉक्स के डेप्रिसिएशन को अपन ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको मिल जाएगा। वेरी इजी। पूरा कंसेप्ट समझ में आया? देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज बेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट। ब्लॉक ऑफ एसेट का सिंपल सा मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट का सिंपल सा मतलब है सेम क्लास ऑफ एसेट विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब सेम क्लास होना चाहिए एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो सेम क्लास होना चाहिए एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो अपन ने एग्जांपल से देख लिया कि भाई किस तरह से अपन क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं वो एक अलग तरह की क्लास है और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 25% लगता है। तो सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स का एक डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनका अपन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेंगे, परचेज लेंगे, सेल्स को लेस करेंगे, क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा, उस पर 25% रेट लगाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आपको जो है ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अपन नेक्स्ट लेक्चर से जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से जो है कुछ अलग टेक्निकलिटीज में घुसेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से चालू करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।